ये कहानी ऐसी दुनिया की है जहां सुपर हीरोज का राज चलता है। मगर सुपर हीरोज नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले वो चेहरा आता है जो इंसानियत को हर खतरे से बचाए। मगर यहाँ जो सुपर हीरोज है वो अंदर से एकदम भ्रष्ट हैं और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। खुद को बचाने के लिए चाहे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही एक सुपर हीरो है होमलैंडर, जिससे लड़ने के लिए एक ग्रुप सामने आता है जिसका नाम है द बॉयज। वो सभी मिलकर इन शैतान सुपर हीरोज और ये जिस कंपनी के लिए काम करते हैं यानी वॉट, उनके कई काले कारनामों को दुनिया के सामने ला चुके हैं। मगर इतना काफी नहीं था, क्योंकि लोग फिर भी इन सुपर हीरोज को अपना भगवान मानते हैं। द बॉयज अपने ग्रुप में कुछ ऐसे सुपर हीरोज को भी शामिल कर लेते हैं जो सच्चाई के लिए सच में लड़ना चाहते हैं। और इस फाइनल सीजन में हम देखेंगे कि आखिर जीत किसकी होती है, अच्छाई की या बुराई की। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉयज सीजन 5 के सारे एपिसोड्स को। पुराने सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद इस सीजन को कंटिन्यू करें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सीजन 5 की शुरुआत में वॉट कंपनी में शेयर होल्डर्स के लिए एक मीटिंग हो रही होती है। वहां स्टेज पर होमलैंडर आता है जिसे लोग दुनिया का रक्षक समझते हैं और भगवान मानते हैं। बैक स्टेज में कुछ लड़कियां फायर क्रैकर्स की तरह तैयार खड़ी होती हैं और उन्हीं में से एक होती है एनी, मतलब स्टारलाइट। एनी चुपके से एक एवी रूम में घुस जाती है, लेकिन ब्लैक नॉयर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। स्टेज पर होमलैंडर सभी को बता रहा होता है कि कैसे उसने स्टारलाइटर से बदला लिया और अमेरिका को बचाया। इसी बीच ब्लैक नॉयर सीधे एनी पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन एनी जो पहले स्टारलाइट हुआ करती थी वो अपने हैकर से बोलती है कि अपना काम करते रहो और रुकना मत। होमलैंडर स्टेज में सबको बता रहा होता है कि कैसे उसने स्टारलाइट के सपोर्टर्स यानी स्टारलाइटर्स का खात्मा करना शुरू कर दिया। अब उनके कई सारे सुपर हीरोज आर्मी में काम कर रहे हैं और उनकी कई सारी मूवीज ने $1 बिलियन की कमाई भी की है। दूसरी तरफ एनी आखिरकार ब्लैक नॉयर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसके हैकर का काम पूरा हो जाता है। इससे होता यह है कि होमलैंडर के ठीक पीछे बड़ी स्क्रीन पर उसी एयरप्लेन क्रैश का वीडियो चलने लगता है। उस वीडियो में होमलैंडर का असली चेहरा साफ दिख रहा था, जहां वो लोगों को धमका रहा था कि पीछे हट जाओ वरना मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर होमलैंडर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अभी कुछ देर पहले देश को बचाने के लिए वो भाषण दे रहा था, मगर अब वहां मौजूद सब लोग बिल्कुल शांत पड़ गए थे। होमलैंडर को लगने लगता है कि सबको सच पता चल चुका है, इसीलिए अब इन सबको मरना होगा। मगर सही समय पर सिस्टर सेज उसे रोक लेती है। इसके बाद सिस्टर सेज एक लाइव वीडियो बनाती है और लोगों को बताती है कि ये वीडियो एआई से बनाया हुआ था। इस वीडियो पर अब लोग इंटरनेट पर मीम्स बनाने लगते हैं। एशली जो अब अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि जो फ्लाइट 37 का वीडियो सामने आया है वो एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये सब स्टारलाइटर्स ने किया है। जब एक रिपोर्टर सवाल करने वाला होता है तो एशली चिल्लाकर बोलती है, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो। इसका मतलब ये है कि एशली के अंदर अब एक सुपर पावर आ चुकी है और वो लोगों के दिमाग की बातें पढ़ सकती है। सेज इसके बाद होमलैंडर को समझाती है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उन्होंने मामला पूरी तरह सुलझा लिया है। इंटरनेट पर इतने सारे फेक वीडियो डाले गए हैं कि लोग खुद सोचते रह जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। कंपनी का शेयर प्राइस भी सिर्फ आधा पॉइंट ही गिरा है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। होमलैंडर कहता है मगर कुछ न्यूज चैनल अभी भी बात कर रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को कुछ कर दिया है। सेज बोलती है, हमने तो सबको यही बताया है कि वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, इसीलिए मामला बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। होमलैंडर फिर सेज से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है जो थॉमस गोडोल्किन तुम्हें छोड़कर चला गया। फिर वो गुस्से में पूछता है कि मुझे ये बताओ कि स्टारलाइट इस बिल्डिंग के अंदर पहुंची कैसे। होमलैंडर चिल्लाने लगता है कि लोग अभी भी स्टारलाइट को सपोर्ट करते हैं और वो पूछता है कि तुमने मेरे बारे में वो मीम्स देखे हैं। वो गुस्से में कहता है जो भी ऐसा करता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे भगवान माने, मुझे अब तब तक खुशी नहीं मिलेगी जब तक स्टारलाइट और बिली बूचर की लाश मेरे कदमों में नहीं होगी। हम सबसे पहले ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची को मारेंगे और उसके बाद स्टारलाइट और बिली को। इसके बाद वॉट फ्रीडम कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां सजा के तौर पर काफी लोगों को कैद करके रखा गया था। फ्रेंची भी वहीं मौजूद था। वो गाना सुनते हुए एक आदमी के पास जाता है और उसे कुछ ड्रग्स बेचता है जिसे उसने अपनी एक बुक में छिपा कर रखा था। वहीं खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे लगातार देख रहा था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी पीछे से फ्रेंची पर हमला करने ही वाला होता है, ठीक सही वक्त पर ह्यूई आकर फ्रेंची को बचा लेता है। जान बचाने के लिए फ्रेंची उसे थैंक यू
बोलता है और कहता है कि एनी ने तो कमाल ही कर दिया। उसके बाद वो ह्यूई को भी एंजॉय करने के लिए एक ड्रग्स दे देता है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ मदर्स मिल्क की लड़ाई चल रही होती है। मदर्स मिल्क दूसरे आदमी को बहुत बुरी तरह पीटता है और उसके बाद सीधे टॉयलेट से पानी पीता है, जो काफी अजीब था। फ्रेंची उसे आकर बताता है कि एनी ने फ्लाइट वाला वीडियो लीक कर दिया। इतने में बाहर से अचानक बहुत तेज आवाज आती है। मदर्स मिल्क जब बाहर देखता है तो एक सूप अपने लंबे प्राइवेट पार्ट से एक कैदी को बेरहमी से पीट रहा था। बिली लंदन पहुंचता है अपने पापा से मिलने। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें तो पुलिस ढूंढ रही है, तुम यहाँ क्यों आए? बिली बोलता है मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। उसे ये भी पता है कि उसके पापा को कैंसर है और अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। बिली को वहाँ पर अपने छोटे भाई की जीती हुई ट्रॉफी नजर आती है। बिली याद करता है कि ट्रॉफी जीतने के बाद जब उसका छोटा भाई लेनी घर आया था तो उसके पापा ने उसके भाई की बहुत पिटाई की थी। पापा फ्रस्ट्रेट होकर पूछते हैं कि तुम यहाँ मुझे परेशान करने आए हो, क्यों आए हो यहाँ? बिली अपने पापा को गुस्से में देखता है और याद दिलाता है कि उसके पापा ने दोनों भाइयों की जिंदगी नरक बना के रख दी थी। उसके पापा सिंपैथी पाने के लिए बोलते हैं आज मेरी हालत देखो, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। बिली अपने पापा से कहता है मुझे आपकी चीख सुनकर काफी अच्छा लगेगा। उसके पापा बोलते हैं मगर इससे कुछ बदलेगा नहीं। बिली अपने पापा को गले लगाता है और बोलता है मैंने कब कहा कि मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। इधर होमलैंडर अपने मेकअप आर्टिस्ट को घबराते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? यहाँ तक एक कॉफी देने वाली लड़की भी डरी हुई थी। तभी फायर क्रैकर बहुत खुश होकर होमलैंडर से मिलने आती और पूछती है आप उदास क्यों हैं? होमलैंडर बताता है कि इन सभी के दिल डर और उदासी से जोर जोर से धड़क रहे हैं। आखिर क्यों? फायर क्रैकर बोलती है कि ऐसा मत सोचिए, ये सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। होमलैंडर उसके सीने की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा दिल भी ऐसे धड़क रहा है जैसे सिगरेट से भरा हो। फायर क्रैकर माफी मांगती और कहती है मैं दूध बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपको पता है ना कि वो दवाई मुझे मार रही थी और मेरे दिल की तो बैंड बज चुकी है। फायर क्रैकर देख रही है कि अब होमलैंडर को उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। खैर इसके बाद वो अपना शो स्टार्ट करती और होमलैंडर से सवाल जवाब करती है। होमलैंडर साफ साफ कह देता है कि उसका जो वीडियो सामने आया वो एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। फायर क्रैकर हंसते हुए कहती है पहले स्टारलाइट के सपोर्टर्स ने गोडोल्किन यूनिवर्सिटी में जो भी हुआ उसका इल्जाम भी आप पर देने की कोशिश की और अब एक और झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। वो फिर से वही वीडियो चलाती है। होमलैंडर वीडियो को पॉज करके दिखाता है कि देखो यहाँ कितनी घटिया एडिटिंग है, मेरी 7 उंगलियां कहाँ से आ गई। इधर मनीला में कीमिको को दिखाया जाता है जो एक बच्चे को कुकीज खाने के लिए देती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है, इसीलिए वो बच्चे को अंदर भेज देती है। मगर जब कीमिको चेक करने जाती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता। कोई उसके घर में घुस आया था जिस पर वो बिना वक्त गवाए हमला कर देती है। ये कोई और नहीं बल्कि बिली था। कीमिको फिर भी उस पर हमला करती है लेकिन बिली उसे बोलता है मुझसे लड़ना बंद कर, वॉट तेरे बॉयफ्रेंड फ्रेंची को मारने की कोशिश कर रहा है। 72 घंटे में तेरे बॉयफ्रेंड फ्रेंची, ह्यूई और मदर्स मिल्क को मौत के घाट उतार देंगे। मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, लेकिन अगर टाइम बर्बाद किया तो वो लोग बचेंगे नहीं। 1 घंटे में प्लेन है, उन्हें बचाने जाना होगा। ह्यूई यहाँ आईवी नाम की लड़की से बात कर रहा था। दरअसल वो फ्रीडम कैंप से निकलने का प्लान बना रहे थे। आईवी के लिए ये सोचना भी इम्पॉसिबल था, लेकिन ह्यूई उसे बताता है कि उसे कई बार मारने की कोशिश की गई मगर वो हमेशा बच गया और इस बार भी वो उम्मीद नहीं छोड़ने वाला। तभी कोई फेंस चढ़कर क्रॉस करने की कोशिश करता है लेकिन उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है और ये करने वाली सिंडी थी। डीप की बात करें तो उसने अपना पॉडकास्ट शो मैन हैंडल्ड स्टार्ट किया है। उसने अभी लड़कियों से दूरी बना ली है। वो ये भी बताता है कि स्टारलाइट ने जो एआई वीडियो लीक करके स्टंट करने की कोशिश की वो पूरी तरह फेल हो गया। एनी ये वीडियो देख रही थी, तभी उसे मिलने बिली पहुंच जाता है। उसके साथ कीमिको भी थी। कीमिको को देखकर एनी बहुत खुश होती है। दोनों गले मिलती हैं और एनी हैरान हो जाती है ये देखकर कि कीमिको अब साफ तरीके से बोल पाती है। वो काफी सारे स्पीच थेरेपी की मदद से अब बोल पा रही थी। बिली बोलता है कि वैसे फ्लाइट 37 का वीडियो डालकर तुमने अच्छा किया। एनी बोलती है लेकिन इसका असर तो दिख नहीं रहा। बिली बोलता है असर हुआ है। होमलैंडर पूरी तरह हिल चुका है। उसने ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची को मारने का ऑर्डर दिया है। मैं जानता हूँ कि ये एक ट्रैप है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जाल में फंसने के अलावा हमारे पास कोई और चारा है? एनी अच्छी तरह जानती थी कि बिली को फ्रेंची क्यों चाहिए, क्योंकि वो अभी भी वो वायरस बनाना चाहता है जिससे सूप्स मारे जा सकें। भले ही उस वायरस से वो सब भी मर जाएं, लेकिन होमलैंडर भी मारा जाएगा और यही उनका असली मकसद है। दूसरी तरफ ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची एक अंडरग्राउंड जगह पर मिलते हैं। वो वहाँ सुरंग बनाने के काम में लगे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 36 घंटे हैं, जिसके बाद उन तीनों को मार दिया जाएगा। ह्यूई को समझ आता है कि ये सब कुछ दरअसल एनी को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। फ्रेंची बोलता है इसीलिए तो हम तीनों को यहाँ से निकलना होगा। ह्यूई उन्हें बोलता है हमें और भी ज्यादा बॉटल बॉम्ब की जरूरत होगी। इधर एनी उन दोनों को फ्रीडम कैंप का एरियल फोटो दिखाती है। कीमिको हैरान होकर पूछती है तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली, और जब तुम्हें पता है कि
कि वो तीनों वही हैं तो तुमने उन्हें निकाला क्यों नहीं? एनी कहती है क्योंकि वो तीनों अंदर ही बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। बिली बोलता है मेरा एक आदमी है जो हमें अंदर ले जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बाहर कैसे निकलेंगे? एनी बोलती है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। होमलैंडर यहाँ डीप और ब्लैक नोवार को बुलाता है, लेकिन जब वो दोनों उससे मिलने पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि होमलैंडर ने गुस्से में एक आदमी को मार दिया था। वो बार बार अपना वही वीडियो देख रहा था और खुद को शांत करने के लिए बोलता रहता है लोगों की हिम्मत तो देखो, मेरे खिलाफ फेक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। डीप डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है हाँ सर आपने सही कहा। होमलैंडर उन दोनों पर गुस्सा होता है कि आखिर उस दिन एनी बचकर बाहर कैसे निकल गई। वो डीप पर गुस्सा होता है कि इतना दिन हो गया वो अभी तक ए ट्रेन को ढूंढ नहीं पाया और ना ही बिली को। वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। फिर वो बताता है कि ये मरा हुआ आदमी हमारा स्टेज मैनेजर गेविन था। मुझे पता चला कि इसने मुझे धोखा दिया है। इसने स्टारलाइट के वीडियो को लाइक किया था और मेरा वीडियो अपलोड किया। अब मुझे ये ढूंढना है कि मेरे सामने और कौन कौन से गद्दार घूम रहे हैं। डीप तुरंत अपना फोन निकालकर बोलता है मैंने आज तक स्टारलाइट का कोई वीडियो लाइक नहीं किया। होमलैंडर बोलता है ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों तुरंत वहां से चले जाते हैं। इसके बाद होमलैंडर सोल्जर बॉय को देखता है जो अभी भी पॉड में बंद था। फायर क्रैकर यहाँ एशली का इंटरव्यू ले रही थी जो अब ओ फादर नाम के सूप के प्यार में गिर चुकी थी। ओ फादर एजिकिल की मौत के बाद सैमरिटन एम्ब्रेस मिनिस्ट्रीज का हेड पास्टर, प्रेसिडेंट और सीईओ बन चुका है। ओ फादर बोलता है कि हम दोनों का एक ही सपना है, एक क्रिश्चियन देश बनाने का। इतने में वहां सेज पहुंच जाती है और इंटरव्यू को बीच में ही कटवा देती है। ओ फादर असल में सेज का भाई है, लेकिन सेज साफ बोल देती है कि ना मैं तुम्हें मानती हूँ और ना ही तुम्हारे भगवान पर भरोसा करती हूँ। मुझे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट से बात करनी है, बाकी सब बाहर जाओ। सेज इसके बाद एशली को बताती है कि होमलैंडर चाहता है कि बाहर जितने भी स्टारलाइट समर्थकों के ग्रुप घूम रहे हैं उन सभी को कैंप में डाल दिया जाए। एशली बोलती है सब तो पहले से ही कैंप के अंदर हैं। सेज बोलती है कि जो होमलैंडर के खिलाफ वीडियो अपलोड करते हैं उसके हिसाब से वो सभी भी टेररिस्ट हैं, उन्हें भी अंदर करना होगा। एशली हैरान होकर बोलती है कि होमलैंडर के लिए हमने कितने सारे इंस्टीट्यूट बंद करवा दिए, यहाँ तक कि कोचेला कॉन्सर्ट तक कैंसिल करवा दिए और अब वो चाहता है कि उसके लिए हम हजारों अमेरिकन को अरेस्ट कर लें। सेज उसे ठंडे अंदाज में बोलती है कि हमने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, तुम वही करोगी जो हम चाहते हैं। इतना कहकर वो चली जाती है। एशली की मुस्कान के पीछे उसका डर साफ दिख रहा था। इसके बाद बिली वर्म नाम के सूप से मिलने आता है जो अपने ही ऊट पटांग स्क्रिप्ट लिखने में लगा हुआ था। वर्म उसे देखकर घबरा जाता और बोलता है कि सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। बिली उसे सीधे बोलता है कि तुझे बस हमारे लिए एक सुरंग खोदनी है, इतना करते ही वॉट से अपना बदला लेने का तुझे मौका मिल जाएगा। ए ट्रेन एनी और किमिको के लिए खाना लेकर आता है। किमिको उन दोनों से पूछती है कि अब तुम दोनों दोस्त हो क्या? ए ट्रेन हैरान होकर पूछता है कि तुम कब से बोलने लगी? फिर वो पूछता है बताओ अब कौन सी जरूरत आ गई? एनी बताती है कि कल ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची को मार दिया जाएगा, इसलिए हमें कैंप से उन्हें बाहर निकालना होगा और तुम्हारी मदद चाहिए। ए ट्रेन बोलता है कि वॉट की कैद से तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। एनी बोलती है तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस उन तीनों को सुरंग तक लेकर आना है। ए ट्रेन बोलता है कि होमलैंडर हमारा इंतजार कर रहा होगा, ये ट्रैप है। एनी बोलती है कि होमलैंडर को भी हम मार गिराएंगे, लेकिन उसके लिए हमें फ्रेंची की जरूरत पड़ेगी। ए ट्रेन होमलैंडर से लड़ने का रिस्क नहीं ले सकता और बोलता है तुम चाहती क्या हो कि मैं तुम्हारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूं? वो साफ मना कर देता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। एनी बोलती है मुझे पता है तुम डरे हुए हो। ए ट्रेन बीच में बोलता है कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मुझे बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। एनी बोलती है कोई बात नहीं, फैमिली तो वैसे भी सबसे पहले आती है। इसके बाद ए ट्रेन वहां से चला जाता है और अब उन लोगों को कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। उधर कैंप में ह्यूई काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो बार बार प्लान डिस्कस कर रहा था। फ्रेंची उसे ड्रिंक देता है और बोलता है चिंता मत कर, एनी सब कुछ संभालेगी। मदर्स मिल्क कहने लगता है कि उसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ऊपर जो हालात हैं वो काफी खतरनाक है, या तो हम यहीं मरेंगे या फिर यहाँ से बाहर निकलकर। ह्यूई जैसे ही अपने कमरे में आता है वहाँ सारे कैदी मरे पड़े थे। होमलैंडर ने उन सबको मार दिया था और वो वहाँ ह्यूई का लेटर पढ़ रहा था जो उसने एनी के लिए लिखा था। ह्यूई बोलता है कि ये सब मासूम थे। होमलैंडर बोलता है कि मगर इन्होंने मुझसे झूठ बोला, यही इनका कसूर था, ये तुम्हारे बारे में सच छुपा रहे थे, मगर सच तो ये है कि तुम्हारे बारे में हम बहुत पहले से जानते थे। ह्यूई उसे भड़काते हुए बोलता है अगर मुझे मारने आए हो तो मार डालो। होमलैंडर बोलता है कि एनी और बिली को पता लगाए बिना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ह्यूई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे जाल में फंसेंगे? होमलैंडर बोलता है इतना नाटक मत करो, हम सबको पता है कि वो लोग तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। होमलैंडर सोचने लगता है कि आखिर एनी, बिल्ली और विक्टोरिया न्यूमैन को ह्यूई जैसे इतने मामूली और घटिया इंसान में आखिर दिखा क्या।
दूसरी तरफ ए ट्रेन बिजली की रफ्तार में फ्रांस पहुंचता है अपने भाई नेथन से मिलने के लिए। नेथन थोड़ा इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि माहौल हल्का हो सके। ए ट्रेन अपने भाई से बोलता है कि आखिर तुम कब तक इस तरह बातें करते रहोगे? भूल गए क्या हम यहाँ भागकर क्यों आए थे? 1 साल हो चुका है और ये हालत मेरी वजह से हुई है, इसीलिए दिखावा बंद करो कि सब कुछ ठीक है। नेथन अपने भाई से बोलता है कि तू ये सब बोलना बंद कर, मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तेरी वजह से, मेरे बच्चे मेरी फैमिली सब तेरी वजह से सलामत हैं। बस मानता हूँ कि यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है जो आसान नहीं है, लेकिन मुझे मंजूर है। तुम बदल गए हो और इस तरह अगर तुम्हें मॉम देखती तो वो काफी प्राउड फील करती। तभी नेथन का बेटा बाहर आता और इशारा करता है कि आखिर वहाँ परिंदे ऊपर इस तरह मंडरा क्यों रहे हैं। ए ट्रेन के ना मानने पर बिली एनी पर काफी गुस्सा होता है। एनी बोलती है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उड़ाकर बाहर निकाल लूंगी। बिली बोलता है ठीक है, लेकिन जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। सबसे पहले फ्रेंची को बाहर लाना होगा। फ्रांस में देखते हैं कि डी ए ट्रेन को ढूंढते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गया था, इसीलिए सब वहां से गायब हो चुके थे। ए ट्रेन उसके सामने आकर बोलता है कि मेरी फैमिली जा चुकी है, हमारा पीछा करना छोड़ दो। डीप बोलता है नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये होमलैंडर का ऑर्डर है। ए ट्रेन बोलता है कि अब तेरे बाद यहाँ ब्लैक नॉयर आएगा, याद रख ये दूसरा ब्लैक नॉयर है क्योंकि पहले वाले को तो होमलैंडर ने खुद मारा था। जो भी उसके करीब रहता है वो मारा जाता है। डीप ए ट्रेन को उसकी हालत का मजाक उड़ाते हुए दिखाता है कि वो अभी दुनिया के हर कोने में छुप कर भाग रहा है। इस पर ए ट्रेन उसे बोलता है कि तू अपनी हालत देख, तू होमलैंडर की साइड में है लेकिन उससे तू हमेशा डर डर कर रहता है। डीप जवाब देता है मैं सातों समंदर का राजा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ए ट्रेन मुस्कुराते हुए बोलता है मैं भी पहले यही बोलता था। दूसरी तरफ बिली एनी किमिको और वर्म को लेकर फ्रीडम कैंप के सामने आ जाते हैं। वर्म फ्रीडम कैंप देखकर घबरा जाता और बोलता है इसके अंदर जाने की बात नहीं हुई थी, मेरी तो वाट लग जाएगी। एनी उसे समझाती है कि अंदर हमारे दोस्त मरने वाले हैं, या तो तुम हमारे लिए गड्ढा खोदो या फिर हम तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेंगे। वर्म जो मिट्टी खाता है वो अपने मुंह से मिट्टी खोदता है और पीछे से मिट्टी निकालता है। इस तरह वो गड्ढा करके अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों भी जाते हैं। किमिको को इस तरह अंदर जाने में काफी घिन आ रही थी। गड्ढा खोदने के बाद वर्म वहां से चला जाता है और फिर बिल्ली एक जोरदार मुक्का मारकर ऊपर छेद करता है जिससे वो तीनों कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं। मगर अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि होमलैंडर ने पहले से ही ह्यूई, मदर्स मिल्क और फ्रेंची को कैद करके रखा हुआ था। होमलैंडर बिली से पूछता है क्या तुम मुझे गोडोल्किन वायरस से मौत की नींद सुलाना चाहते थे? किमिको गुस्से में होमलैंडर को गाली देती है जिससे नाराज होकर होमलैंडर किमिको को बीच से टुकड़ों में चीर डालता है। मगर चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि उसके पास सुपर पावर है और वो खुद को दोबारा से जोड़ सकती है। होमलैंडर फिर बिली के करीब जाता है और समझ जाता है कि बिली अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा। वो खुश होकर बोलता है कि ये सब तुमने मेरी वजह से किया, इसे ही तो असली जुनून बोलते हैं। तभी किमिको अपनी घड़ी में टाइम देखती है और तीनों को इशारा करती है। होमलैंडर बिली से बोलता है कि मुझे खुशी हुई ये देखकर कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, लेकिन दुख होगा ये देखकर कि तुम मेरे सामने मरोगे। बिली ये सुनकर मुस्कुराता है। तभी अचानक सब नीचे झुक जाते हैं और एनी वहां सारी बिजली क्रैश कर देती है जिससे उन सबको वहां से भागने का मौका मिल जाता है। ह्यूई एनी को देख के ही गले लगा लेता है। तभी आईवी वहां पर आ जाती है। वहां मौजूद गार्ड्स ताबड़तोड़ गोली चलाने लगते हैं और सिंडी भी सबको ब्लास्ट करने में लग जाती है। फ्रेंची और किमिको एक जगह छुप जाते हैं और इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर किस करने लगते हैं। ह्यूई आईवी से कहता है तुम यहीं छुपी रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिली सीधे सिंडी पर हमला करता है और उसे एक बिल्डिंग में गिरा देता है। उधर मदर्स मिल्क अपने दुश्मन लव सॉसेज से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। एक गार्ड फ्रेंची और किमिको पर गोली चलाने ही वाला था कि एनी उन दोनों को बचा लेती है और उन्हें वहां से लेकर निकल जाती है। बिली सिंडी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन होमलैंडर बीच में आकर बिली को रोक देता है। इधर मदर्स मिल्क लव सॉसेज का सॉसेज काट देता है और उसी से उसका गला घोटने लगता है और आखिर में उसे मार डालता है। आईवी घबराकर ह्यूई से बोलने लगती है कि एनी हमें छोड़कर जा चुकी है, अब हमें यहाँ से खुद ही निकलना होगा। ह्यूई घबराते हुए उसे बोलता है नीचे झुक जाओ वरना मारे जाएंगे। इतने में होमलैंडर अपनी लेजर से आईवी को मार डालता है और ह्यूई को पकड़ लेता है। वो बिल्ली को बाहर बुलाता है। होमलैंडर जैसे ही ह्यूई पर लेजर चलाने ही वाला था तभी ए ट्रेन वहां पहुंच जाता है। उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। तब ए ट्रेन सब कुछ अपने हिसाब से सेट करने लगता है और होमलैंडर की लेजर से ह्यूई को बचा लेता है, लेकिन इस कोशिश में ए ट्रेन थोड़ा घायल हो जाता है। होमलैंडर ए ट्रेन को देखकर काफी गुस्से में था मगर ए ट्रेन वहां से भाग निकलता है। आखिर में बिली ह्यूई और मदर्स मिल्क कैंप के बाहर निकल जाते हैं। एनी बिली से बोलती है कि फ्रेंची बिल्कुल ठीक है। ह्यूई इस बात से काफी गुस्सा था कि एनी उसे बचाने के लिए दोबारा वापस नहीं लौटी। यहाँ होमलैंडर गुस्से में ए ट्रेन के पीछे पड़ा हुआ था और अपनी लेजर से लगातार उस पर हमला कर रहा था। रास्ते में एक लड़की फोन पर बात करते हुए रास्ता क्रॉस कर रही थी। उसी लड़की से टकराने से बचने के लिए ए ट्रेन लड़खड़ा जाता है और सीधे जंगल में गिर जाता है। होमलैंडर आखिरकार उसे ढूंढकर पकड़ ही लेता
है। ए ट्रेन दर्द में हंसने लगता है और होमलैंडर से बोलता है कि मैं तुझसे बेकार ही डरता था, तू तो कुछ भी नहीं है। होमलैंडर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। ए ट्रेन बोलता है तू तो अंदर से बिल्कुल खोखला है, इन पावर्स के बिना तेरी कोई औकात ही नहीं है, तू एक नंबर का बुजदिल है। होमलैंडर उसका गला दबाने लगता है मगर ए ट्रेन बस हंसता रहता है। आखिर में होमलैंडर गुस्से में उसका गला तोड़कर उसे हमेशा के लिए मार डालता है। ए ट्रेन के लिए फ्यूनरल रखा जाता है जहां ओ फादर लोगों के सामने स्पीच देता है। वो ए ट्रेन की मौत का सारा जिम्मेदार स्टारलाइटर सपोर्टर्स के ऊपर लगा देता है और वहां मौजूद लोगों को भड़काता है कि अब स्टारलाइट और उसके सपोर्टर से लड़ना होगा। वो अपने जादुई आवाज में चिल्लाता है जिससे सभी लोग क्राइस्ट के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इसी जादुई आवाज की वजह से होमलैंडर को मैडेलिन की आवाज सुनाई देती है जो होमलैंडर को पहले बहुत पसंद थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। इधर ईरी काउंटी पहुंचकर बिली सभी को एक बंद पड़े स्कूल में लेकर आता है। बिली उन सभी को अंदर लाता है तो सब देखते हैं कि बिली ने अंदर एक तरह की लैब बनाई हुई थी। ह्यूई उससे पूछता है क्या तुम अब भी वायरस बनाने में लगे हुए हो? बिली बोलता है बनाने में नहीं बल्कि बना चुका हूँ हमारे दोस्त के वजह से। तभी वहाँ डॉक्टर समीर आता है। दरअसल बिली ने डॉक्टर समीर को ढूंढ निकाला था। ह्यूई समीर से कहता है विक्टोरिया न्यूमैन मेरी भी दोस्त थी। वहीं किमिको समीर से कहती है कि बिली ने तुम्हारा पैर काट दिया, फिर भी तुम इसी के साथ काम कर रहे हो। बिली सभी से कहता है कि अब आपस में बात करना बंद करो और हमारा जो दुश्मन है उसे मारने के बारे में सोचो। समीर वायरस बना चुका था और ये वायरस होमलैंडर को मार सकता है, पर क्या ऐसा सच में हो सकता है? इसके लिए तो हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। ह्यूई पूछता है क्या इस वायरस का असर सिर्फ होमलैंडर पर होगा या फिर सारे सूप्स पर? मदर्स मिल्क पूछता है और इंसानों का क्या? समीर बोलता है ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। इसे टेस्ट करने के लिए वो सभी लोग रॉक हार्ड नाम के सूप को चुनते हैं जो कि होमलैंडर के जितना ही ताकतवर है, मगर अब उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। ह्यूई साफ साफ इस प्लान के खिलाफ लग रहा था। इधर फायर क्रैकर अपने न्यूज चैनल के जरिए ए ट्रेन के मर्डर का इल्जाम स्टारलाइट के ऊपर मर देती है। वो बोलती है कि प्रेसिडेंट कैलहाउन के कहने पर जितने भी सारे लोकल सूप्स हैं वो स्टारलाइट और उसकी टीम पर खुलकर हमला कर सकते हैं। ये न्यूज सुनकर सभी लोग हैरान थे। एनी सभी के लिए नए कपड़े लेकर आती है। ह्यूई उन लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें बिल्ली का प्लान ठीक लगता है। उसे तो बिल्ली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि उसने विक्टोरिया को उसकी बेटी के सामने मार दिया था और अब वो सारे सुपर हीरोज को मारना चाहता है, जिसका मतलब यह है कि एनी और किमिको भी मर जाएगी। इसीलिए वो सोच रहा है कि उन्हें वायरस को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। एनी बताती है कि 8 अरब लोगों को बचाने के लिए 10,000 सुपर हीरोज मर भी जाए तो ये फायदा का सौदा है। मदर्स मिल्क ह्यूई को समझाता है हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। किमिको बोलती है तुम ज्यादा मत बोलो क्योंकि इससे तुम्हारी जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन फ्रेंची किमिको की इस बात को सपोर्ट नहीं करता, जिससे नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। जब ह्यूई और एनी अकेले होते हैं तो ह्यूई उसे कहने लगता है तुम 1 साल में बहुत बदल गई हो, तुम अब बिली को सपोर्ट कर रही हो। फिर वो समझाता है कि कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर सकते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ रोमांटिक होने लगते हैं। इधर किमिको बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि पहले भी वायरस उस पर इंजेक्ट किया गया था। वो दर्द ऐसा था कि वो बता भी नहीं सकती, और अब जब वो वायरस पूरी तरह से तैयार है तो उसका दर्द कितना खतरनाक होगा ये वो सोचना भी नहीं चाहती। फ्रेंची उसे समझाता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन अभी मुझे वायरस के बारे में कुछ जानना होगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। वो कहता है तुम्हें पता है 1 साल में मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। किमिको लिख कर बताती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। इसके बाद वो दोनों वहाँ रोमांटिक होने लगते हैं। होमलैंडर अकेले में एयर ट्रेन के ताबूत के पास आता है और बातें करते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता था। वो याद करता है जब एयर ट्रेन की पहली गर्लफ्रेंड बिली के साइड चली गई थी, जो कि एयर ट्रेन की ही गलती थी। तब भी होमलैंडर ने उसे सब कुछ ठीक करने के लिए दूसरा मौका दिया था। होमलैंडर को एयर ट्रेन पर बहुत ज्यादा यकीन और भरोसा था, मगर आज सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद वो सीधे सोल्जर बॉय के पास जाता है और उसका पॉड खोल देता है। बिली कुछ सूप्स इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख रहा था जिसमें काउंटेस क्रो भी थी। वो सभी वॉट के एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहे थे। मदर्स मिल्क बताता है कि ये लोग स्पॉन्सर करने के लिए ढेर सारा पैसा भी लेते हैं। असल में द बॉयज की टीम यहाँ रॉक हार्ड को पकड़ने के लिए आई थी, मगर गाड़ी में किमिको और फ्रेंची फिर से रोमांटिक होने लगते हैं। बिली अपनी टीम को लेकर अंदर चला जाता है। ह्यूई घर का कैमरा और सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें पता चलता है कि रॉक हार्ड सच में पत्थर बन चुका है। वो एक ही जगह इतने सालों से बैठकर पॉटी कर रहा था कि पूरी तरह से वो हार्ड हो गया। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि इसे यहाँ से बाहर कैसे लेकर जाया जाए। ह्यूई सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए। इधर सोल्जर बॉय को जब होश आता है तो वो सीधे होमलैंडर पर हमला करने वाला था, मगर होमलैंडर उसे शांत करता और बोलता है कि तुम्हें फ्रीज कर दिया गया था,
तुम 2 साल तक पॉड में बंद थे और आज सुबह ही मैंने तुम्हें ढूंढा है। होमलैंडर चाहता है कि सोल्जर बॉय उसके लिए बिली को ढूंढे। सोल्जर बॉय पूछता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा? होमलैंडर साफ कर देता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बस ये काम करो और मैं तुम्हें शानदार वापसी दिलवा दूंगा। सोल्जर बॉय बोलता है मुझे उसकी जरूरत नहीं है। होमलैंडर उसे याद दिलाता है कि लोग अभी भी तुम्हें रशियन जासूस समझते हैं। सोल्जर बॉय चिल्लाकर बोलता है ना मैं कोई जासूस हूँ और ना ही कम्युनिस्ट। होमलैंडर उसे शांत करता और बोलता है अब मैं ही वॉट हूँ, इसलिए मैं जो चाहूंगा लोग तुम्हारे बारे में वही सोचेंगे और मैं तुम्हें द 7 में नंबर 2 पर रख सकता हूँ। सोल्जर बॉय हैरानी से पूछता है अच्छा नंबर 2, मैं तो तुम्हें मारने के लिए आया था। मैं कैसे मान लूं कि मौका मिलते ही तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? होमलैंडर सोल्जर बॉय को उसका शील्ड वापस देता है और बोलता है तुम मुझे बस बिली को ढूंढ कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इधर डीप वॉट वेलनेस के लिए एक प्रोडक्ट का ऐड कर रहा था और ह्यूई को ये ऐड देखकर काफी अजीब लगता है। खैर वो सभी लोग अब इसी उलझन में फंसे थे कि रॉक हार्ड उनकी मदद कैसे करेगा जो खुद मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। बिली उन सभी को बोलता है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जेल से बाहर निकाल कर नहीं लाया, काम पर लग जाओ और इस पूरे रूम को एयर टाइट कर दो ताकि वायरस बाहर ना जा पाए और वायरस का पूरा असर रॉक हार्ड पर हो। लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि रॉक हार्ड अपनी सांसें लंबी समय तक रोक कर रख सकता है। इसका मतलब अगर वो सांस नहीं लेगा तो वायरस उसके अंदर जाएगा कैसे? बिली उन सभी को बोलता है इसका रास्ता अब तुम लोग ही ढूंढो। वार्ड की मीटिंग में ब्लैक नॉयर आया ही नहीं था। इस बात को लेकर फायर क्रैकर और डीप आपस में बात कर रहे थे। यहाँ सेज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर स्टारलाइट सपोर्टर से कैसे निपटना है इसके बारे में प्लान बना रही थी। सेज ये भी कहती है सोशल मीडिया में जो भी होमलैंडर के खिलाफ वीडियो बनाता है वो भी हमारे दुश्मन है जिनका डेटा उन्हें आराम से मिल जाएगा। लेकिन इन सभी लोगों को कैद में रखने के लिए वॉट फ्रीडम कैंप को 3 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा। प्रेसिडेंट कैलहाउन बोलते हैं कि मगर इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है और हमें टैक्स बढ़ाना होगा जिससे कहीं आम लोग वॉट के खिलाफ ना हो जाएं, खासकर हमारे कस्टमर्स। प्रेसिडेंट ये भी पूछता है कि कहीं मुझे कुछ होगा तो नहीं। तभी होमलैंडर सोल्जर बॉय को लेकर अंदर आता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। होमलैंडर सोल्जर बॉय को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मिलवाता है और कहता है कि ये दोनों मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर वो सबको बताता है कि सोल्जर बॉय को द 7 में नंबर 2 की पोजीशन दी जाएगी अगर उसने स्टारलाइट और बिली को ढूंढ निकाला। डीप को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो खुद नंबर 2 की पोजीशन पर था और वो तुरंत बोलता है कि मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा। मगर होमलैंडर को अब उससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो प्रेसिडेंट से बोलता है कि सोल्जर बॉय पर जो भी इल्जाम है उन्हें तुरंत हटा दो। प्रेसिडेंट डरते हुए बोलता है समझिए काम हो गया और फिर वो उन दोनों के लिए ड्रिंक बनाने चला जाता है। सोल्जर बॉय ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस का प्रेसिडेंट किस तरह एक नौकर की तरह काम कर रहा है। रॉक हार्ट के घर पर सब अंदर कैमरा लगाते हैं और पूरे रूम को एयर टाइट कर देते हैं। तभी अचानक अंदर से एक अजीब आवाज आने लगती है। रॉक हार्ट अपने अंदर के लावा से उन पर हमला करता है लेकिन सही समय पर फ्रेंची एनी को बचा लेता है। मदर्स मिल्क अपने लिए ड्रिंक ढूंढने चला जाता है। उसे एक कमरे में एक जगह बहुत सारा पॉटी भरा हुआ मिलता है। फिर वो वहाँ एट्रिन की फोटो देखता है और उसे सम्मान देते हुए थोड़ा सा ड्रिंक उसके सामने जमीन पर गिरा देता है। तभी उसे ऊपर काउंटेस क्रो की आवाज सुनाई देती है जो वीडियो बनाने में बिजी थी। इतने में अचानक काउंटेस क्रो के कौवे मदर्स मिल्क पर हमला कर देते हैं। काउंटेस क्रो उसे देखकर चिल्लाने लगती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें पता भी है मैं कौवों की रानी हूँ। लेकिन मदर्स मिल्क चालाकी से सारे कौवों को एक कपड़े में पकड़ लेता है और उन्हें बाथरूम में बंद कर देता है जिसे देखकर कौवों की रानी बुरी तरह डर जाती है। इधर एनी फ्रेंची को बताती है कि स्टारलाइट्स के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है और सभी को मार दिया गया है। एनी इस सब का दोष खुद पर डालती है क्योंकि वो सभी लोग उसी को सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंची उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फ्रेंची पूछता है क्या इस बारे में तुमने ह्यूई को बताया? एनी बोलती है नहीं, क्योंकि वो भी यही बोलता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। फ्रेंची समझ जाता है कि इसी वजह से एनी को अब वायरस को लेकर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। एनी रोते हुए बोलती है कि मुझे तो मर जाना चाहिए। फ्रेंची उसे समझाता है मैंने भी कई मासूमों की जान ली है और कोई भी सजा मेरे लिए कम है, लेकिन मरना तो बहुत आसान है, सबसे मुश्किल है जिंदा रहना। तभी काउंटेस क्रो नीचे आती है और वो एनी को देखकर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है तुम सब टेररिस्ट हो। मदर्स मिल्क पूछता है इस लड़की का क्या करें? एनी कहती है इस पर भी वायरस का टेस्ट करो। वॉर्ड के आदेश पर धीरे धीरे देश भर में स्टारलाइट के सपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा था। इसी बीच एक माँ को भी पुलिस जबरदस्ती अरेस्ट कर लेती है। ये काम करने वाले जेट स्ट्रीक और शेलाइन होते हैं जो असल में काउंटेस क्रो के ही साथी थे और ये तीनों टीनेज किक्स ग्रुप का हिस्सा हैं। उस माँ को अरेस्ट होते हुए किमी को देख लेती है और बिली से बोलती है गाड़ी रोको। बिली उन लोगों को डांटता है और बोलता है कि उस औरत को बचाने के बारे में छोड़ो और अपने मिशन पर ध्यान दो। किमी को जब जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो बिली गुस्से में उसे अपनी आंख दिखाता है, मतलब अपने सुपर पावर का डर। इधर होमलैंडर सोल्जर बॉय के पॉड
वॉर्ड के पास खड़ा था। सेज उससे मिलने के लिए वहां आती और पूछती है, क्या तुमने वायरस के बारे में सोल्जर बॉय को बताया? होमलैंडर बोलता है, मैं उसे क्यों बताता, अगर बता भी देता तो क्या वो मेरे लिए काम करता? सेज बोलती है, मुझे लगा तुमने सोल्जर बॉय को इसलिए निकाला है क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। चलो ये सुनकर अच्छा लगा कि कम से कम सोल्जर बॉय के मरने पर तुम रोगे तो नहीं। इधर डॉक्टर समीर वायरस पूरी तरह तैयार कर लेता है। ह्यूई उस वायरस वाले कंटेनर को अपने हाथ में ले लेता है। वो कंटेनर बहुत ही नाजुक है, अगर जरा सा भी टूटा तो पृथ्वी पर मौजूद सारे सुपर हीरोज मारे जाएंगे और यहाँ तक कि पूरी इंसानियत भी खत्म हो सकती है, जिसके बारे में अभी भी कोई श्योर नहीं है। वहीं फ्रेंची और एनी रॉक हार्ड को तोड़कर उसे थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो सांस ले सके। काउंटेस क्रो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। मदर्स मिल्क उसे आराम से समझाता है कि हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम बस अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे, बस एक बार रॉक हार्ड सांस लेने के लायक हो जाए। मदर्स मिल्क उसे सच बताते हुए कहता है, तुम्हारे पास तो 10 कौवे हुआ करते थे, लगता है शेलाइन ने तुम्हारे कौवे खा गए। सच कहूँ तो उन दोनों को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है और ना ही वॉर्ड को तुम्हारी कोई परवाह है। वॉर्ड तो तुम्हारी कमाई का 60% खुद रख लेता है। तुम अभी 19 साल की हो, उन शैतान लोगों के लिए आखिर काम क्यों करती हो? ये सुनते ही काउंटेस क्रो रोने लगती है और कहती है, मुझे बस अपने मॉम डैड के पास जाना है। दूसरी तरफ बिली बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। किमी को उसे गाड़ी थोड़ी धीरे चलाने को बोलती है क्योंकि गाड़ी में बेहद नाजुक वायरस वाला कंटेनर रखा था। बिली जिस बेरहमी से बात कर रहा था उसे देखकर ह्यूई उसे पूछता है, क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म हो गई है? तभी अचानक कोई बाहर से उनकी गाड़ी पर जोरदार हमला करता है और झटका लगने से वायरस वाला कंटेनर हवा में उछल जाता है, लेकिन सही समय पर ह्यूई कंटेनर को पकड़ लेता है। असल में उन पर हमला करने वाला सोल्जर बॉय था, जिसे देखकर वो सोचते हैं इसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। बिली तुरंत एक नया प्लान बनाता है कि अगर वायरस का टेस्ट करना ही है तो क्यों ना सोल्जर बॉय पर ही किया जाए। इसके बाद बिली गाड़ी से बाहर निकलता है और ह्यूई और किमी को कंटेनर लेकर तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सोल्जर बॉय बिली पर गोली चला देता है मगर उसे कुछ होता नहीं। सोल्जर बॉय समझ जाता है कि उसने जो बिली के बारे में सुना था वो सब सच है। बिली उसे कहता है कि होमलैंडर तेरे दिमाग से खेल रहा है, उसने तुझे बताया कि हमारे पास वायरस है जो पूरी दुनिया से सुपर हीरोज का सफाया कर सकता है। वो मुझे पकड़ने के लिए खुद आ सकता था लेकिन उसने तुझे भेजा क्योंकि तू उसके लिए बलि का बकरा है। सोल्जर बॉय हमला करने की तैयारी करता है मगर बिली गाड़ी उठाकर उसी पर पटक देता है। ये आवाज जेट स्ट्रीक और शेलाइन सुन लेते हैं। जब तक दोनों वहां पहुंचते हैं बिली जा चुका था। सोल्जर बॉय गाड़ी के अंदर से बाहर आता है। जेट स्ट्रीक सोल्जर बॉय को कम्युनिस्ट बोलता है, जिसे गुस्से में आकर सोल्जर बॉय उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। वो उन दोनों को हुक्म देता है कि एक जापानी लड़की और उसके साथ एक लड़का दूसरे रास्ते भाग गए, उन दोनों को ढूंढकर मार डालो। फिर वो अपनी शील्ड देखता है जो पूरी तरह टूट चुका था। इधर ह्यूई मदर्स मिल्क को कॉल करता है और वो बाकियों को बताता है कि सोल्जर बॉय यहाँ आने वाला है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। तभी अचानक मदर्स मिल्क को कुछ होने लगता है। फिर वो रोती हुई काउंटेस क्रो को देखता है। दूसरी तरफ जेट स्ट्रीक और शेलाइन मिलकर ह्यूई और किमिको पर हमला कर देते हैं। किमिको ह्यूई को वायरस लेकर भागने को बोलती है मगर तभी जेट स्ट्रीक ह्यूई को लेकर हवा में उड़ जाता है और ऊंचाई से उसे नीचे गिरा देता है। शेलाइन से निपटने के बाद किमिको ह्यूई को बचाने भागती है लेकिन उससे पहले ही एनी उसे बचा लेती है। फिर ह्यूई दिखाता है कि वायरस सुरक्षित उसी के पास है। इतने में बिली भी वहां आ जाता है और फिर वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सोल्जर बॉय जेट स्ट्रीक के साथ अंदर घुसता है लेकिन वायरस खोलने से पहले ही सोल्जर बॉय ह्यूई का गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर पटक देता है। मगर तभी अचानक रॉक हार्ड और जेट स्ट्रीक के मुंह से काला लिक्विड निकलने लगता है और वो वहीं गिरकर मर जाते हैं। फ्रेंची दिखाता है कि असल में वायरस उसी के पास है। सोल्जर बॉय के पास तो सिर्फ खाली कंटेनर था। सभी लोगों ने पहले से मास्क पहन लिया था। अब सोल्जर बॉय पर भी वायरस का असर दिखने लगता है। बाकी सब तुरंत भाग जाते हैं और एयर टाइट रूम के अंदर रॉक हार्ड की मौत हो जाती है। सोल्जर बॉय के चेहरे पर भी गहरे घाव बनने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके तुरंत बाद मदर्स मिल्क ह्यूई और फ्रेंची बाहर निकलते हैं और दरवाजे को प्लास्टिक टेप से पूरी तरह सील कर देते हैं। वो बिली को बताते हैं कि वो तीनों मारे गए। फ्रेंची किमिको को खुद से दूर रखता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि कहीं वायरस का बुरा असर उस पर तो नहीं हुआ। मदर्स मिल्क काउंटेस क्रो को आजाद कर देता है जिससे वो अपने परिवार के पास वापस जा सके। एशली यहाँ सेज से मिलने के लिए आती और बोलती है कि अगर लोग सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब पोस्ट करते हैं तो इसका मतलब उन्हें अरेस्ट करना है, ये सही नहीं है। सेज बोलती है होमलैंडर ने नियम बनाया है, मैं बस उसका पालन करती हूँ। एशली बोलती है तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान हो, तुम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालोगी। एशली उसे याद दिलाती है कि मैं उस कुर्सी पर बैठ चुकी हूँ जिस पर तुम अभी बैठी हो, ये इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सेज उसे टोकती है और बोलती है कि मेरा दिमाग पढ़ने के लिए इतना जोर मत लगाओ वरना तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। गुस्से में एशली अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने नकली बाल उतार देती है। वो खुद से गुस्से में बोलती है कि इस सुपर पावर के बदले मुझे
मुझे सिर्फ एक ट्यूमर मिला। उसका दिमाग बैशली उसे कह रही होती है कि पूरा देश जानता है कि होमलैंडर पागल है, अगर तुम आवाज उठाओगी तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन एशली रोते हुए कहती है कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ। दूसरी तरफ डॉक्टर समीर द बॉयज की टीम को बताता है कि इंसान इस वायरस से पूरी तरह इम्यून है। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। फिर वो सभी कमरे के अंदर का फुटेज देखते हैं जिसमें सोल्जर बॉय तड़प तड़प कर मर रहा था। फ्रेंची खुश होकर किमिको से मिलने आता है और उसे गले लगाता है और बोलता है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाए। इस वायरस को रोकना अब नामुमकिन है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। किमिको रोने लगती और बोलती है मुझे यहीं रुकना होगा, क्योंकि अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करने का मेरे पास यही एक तरीका है। आजकल एनी को ज्यादा स्मोकिंग करने लगी थी। ह्यूई उससे मिलने आता है और वादा करता है कि वो उसे मरने नहीं देगा, मगर वो ये भी चाहता है कि एनी अब बिली की तरह ज्यादा वायलेंट तरीके से ना सोचे। बिली अपने घर आता है जहाँ उसने अपने भाई की ट्रॉफी रखी थी और वो अपना कुत्ता टेरर को भी वापस ले आया था और उसकी देखभाल कर रहा था। अगले दिन रॉकहार्ट के घर से मारे हुए सुपर हीरोज की बॉडी निकाली जा रही थी। डीप होमलैंडर से कहता है कि आप सामने मत जाइए क्योंकि यहाँ वायरस फैला हुआ है। वो तारीफ करते हुए कहता है कि आपने सोल्जर बॉय को यहाँ भेज दिया, ये तो आपने काफी अच्छा किया। होमलैंडर गुस्से में बोलता है मैंने उसे कहा था उसे ढूंढकर वापस लाओ, मैंने उसे लड़ने के लिए नहीं भेजा था। होमलैंडर अपनी आंखों से लेजर दिखाकर डीप से कहता है यहाँ से निकल जाओ। ये देखकर डीप डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। होमलैंडर सामने बढ़कर सोल्जर बॉय की बॉडी को देखता है और रोने लगता है, लेकिन जैसे ही होमलैंडर वहां से जाता है सोल्जर बॉय अचानक उठकर बैठ जाता है। इसके बाद कहानी सीधे रशिया में जाती है, जहां रशियन सोल्जर्स एक घर के अंदर आते हैं। वो घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, मगर तभी उन सोल्जर्स पर कोई अचानक हमला करने लगता है और उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। असल में उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि होमलैंडर का बेटा रायन था, जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ फायर क्रैकर अपने शो के जरिए सोल्जर बॉय को इस तरह पेश करती है जैसे वो कोई मसीहा हो। सबको पता था कि सोल्जर बॉय एक रशियन जासूस है, लेकिन इस बात को मीडिया में इस तरह घुमाकर बताया जाता है कि सोल्जर बॉय की वजह ही अमेरिका को पता चला कि रशिया असल में उनके दोस्त हैं, इसीलिए सबको सोल्जर बॉय का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस वजह से सोल्जर बॉय को दोबारा द 7 में शामिल किया जाता है और एशली भी उसे मेडल देकर सम्मानित करती है। जब मीडिया सोल्जर बॉय की फोटो लेने में बिजी होती है तभी होमलैंडर को फिर से मैडेलिन की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो अचानक मीडिया के सामने बड़ा खुलासा कर देता है कि सोल्जर बॉय उसके असली पिता हैं। ये सुनकर सब पागल हो जाते हैं, मगर सोल्जर बॉय इस बात से खुश नहीं लग रहा था। बाद में होमलैंडर सोल्जर बॉय से अकेले मिलता है और बोलता है माफ करना, मुझे नहीं पता था उनके पास वायरस है, और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि जाकर लड़ना मत, इसीलिए गलती तुम्हारी है। तभी सेज बताती है कि लैब के रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ द बॉयज की टीम भी हैरान थी कि आखिर सोल्जर बॉय जिंदा कैसे बच गया। डॉक्टर समीर घबराते हुए रिपोर्ट्स देखता है और बताता है कि सोल्जर बॉय के शरीर में V1 कंपाउंड दौड़ रहा है। लैब रिपोर्ट्स के जरिए सेज बताती है कि V1 कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड V के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और उतना ही बेकाबू भी। इस कंपाउंड को शुरुआती कुछ सुपर हीरोज में आजमाया गया था, जिनमें सोल्जर बॉय, बॉम्ब साइट, टॉर्पीडो, प्राइवेट एंजल और स्टॉर्म फ्रंट शामिल थे। देखा जाए तो सोल्जर बॉय इसी V1 की वजह से बच गया। इधर डॉक्टर समीर डायग्राम के जरिए समझाता है कि इस वायरस का असर सिर्फ कंपाउंड V पर हो सकता है, मगर V1 पर इसका कोई असर नहीं होता। अब बड़ा सवाल ये था कि क्या होमलैंडर पर भी इस वायरस का असर नहीं होगा। सेज होमलैंडर को बताती है कि तुम्हारे अंदर नॉर्मल कंपाउंड V इंजेक्ट किया गया था, जो मेरे और हम सबके अंदर है। समीर बताता है लेकिन अगर होमलैंडर को कहीं से भी V1 मिल जाए तो वो भी इस वायरस से पूरी तरह इम्यून बन सकता है। होमलैंडर यही चाहता था, उसे अब हर हाल में V1 चाहिए, मगर सेज बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी ने वो सारी दवाइयां बहुत पहले ही नष्ट कर दी थी। इधर एनी बोलती है कि इससे पहले कि होमलैंडर V1 तक पहुंचे हमें वहां पहुंचना होगा। बिली बिना वक्त गवाए आज ही होमलैंडर पर वायरस का टेस्ट करना चाहता था, पर ह्यूई उसे समझाता है कि जल्दबाजी करने में सिर्फ नुकसान होगा, इसलिए उन्हें थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। यहाँ सोल्जर बॉय होमलैंडर को चिढ़ाते हुए बोलता है कि देख, वायरस की वजह से मेरी मौत तो नहीं हुई, लेकिन तू तो पक्का मर जाता। खैर मैं तो कभी बूढ़ा नहीं हूँगा, लेकिन तू जरूर बूढ़ा हो जाएगा और तेरे बाद वॉट को मैं चलाऊंगा। ये सब सुनकर होमलैंडर का चेहरा ही उतर जाता है। दूसरी तरफ द बॉयज की टीम से मिलने जोई आती है, जो उन पर हमला करने ही वाली थी, मगर उसके दादाजी स्टैन एडगर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं पहले बात करके देखते हैं। एडगर बोलता है क्या हम मरी मरो का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एनी बोलती है वो नहीं आने वाली।
डाली। आपको अगर V1 के बारे में जो कुछ भी पता है पहले हमें बता दीजिए। एडगर बोलता है तो इसका मतलब उसी कंपाउंड की वजह से बिल्ली सोल्जर बॉय को नहीं मार पाया। वैसे उस आदमी की मदद क्यों करूं जिसने मेरी बेटी को मारा था। मदर्स मिल्क उन्हें समझाता है कि अगर होमलैंडर ने V1 हथिया लिया तो वो पूरी तरह अमर हो जाएगा, फिर आपका भी वही हाल होगा जो हमारा होगा। इसलिए आप अपनी बेटी की मौत का रोना बंद करिए और हमारी मदद कीजिए। स्टैन एडगर अपने घर का सीक्रेट कोड डालता है और सामने का दरवाजा खुलता है। फिर वो सभी लोग एडगर के बेसमेंट में आते हैं और वहां उन्हें मैवरिक मिलता है जो कि ट्रांसल्यूसेंट का बेटा है, जिसे खुद ह्यूई ने सीजन 1 में बॉम्ब से उड़ा दिया था। मैवरिक को झूठ बताया गया था कि उसके डैड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि होमलैंडर था, इसीलिए वो होमलैंडर से बदला लेना चाहता था। ह्यूई भी डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगता है और घबराते हुए कहता है, हाँ सही कहा, होमलैंडर को तो हर हाल में मार डालना चाहिए। एडगर सभी को V1 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाता और बताता है कि इन्हें पहले हजारों लोगों पर टेस्ट किया गया और वो लोग तड़प तड़प कर मर गए। आखिर में उन्हें बस 5 ऐसे लोग मिले जिन पर यह एक्सपेरिमेंट पूरी तरह सफल रहा, लेकिन 50 के दशक में डॉक्टर वॉट ने V1 पर पर्दा डाल दिया, इसलिए अब उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में V1 का एक भी डोज बचा होगा। ह्यूई यहाँ जोई से बात करने आता है और उसे समझाता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ वो हो। मुझे सच में नहीं पता था कि बिल्ली उन्हें मार देगा। जोई बहुत गुस्से में थी और उसे ह्यूई की कोई भी सफाई नहीं सुननी थी। किमिको ऊपर से छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। दूसरी तरफ होमलैंडर को सोल्जर बॉय को दोबारा बाहर लाने का बहुत अफसोस हो रहा था, जो हमेशा उसे ताना मारते रहता है। इसलिए होमलैंडर दुखी होकर अकेले में रोने लगता है। तभी उसे अपने सामने किसी परी की तरह मैडेलिन दिखाई देती है, जो उसे समझाती है कि तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम महान बनने वाले हो, ये सब तो होना ही था, तुम एक दिन भगवान बनोगे जिसे पूरी दुनिया चाहेगी। होमलैंडर रोते हुए बोलता है कि हजारों लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैडेलिन बोलती है तो फिर तुम उन लोगों को जान से मार डालो, जो भी तुम पर विश्वास नहीं रखते उन्हें मिटा दो, और जो बच जाएंगे वो तुम्हारी पूजा करेंगे और तुमसे डरेंगे। जोई जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उससे मिलने रायन आता है। जोई उसके गले पर खून लगा देखकर पूछती है, ये चोट कैसे लगी। रायन झूठ बोल देता है कि शेव करते वक्त कट गया। रायन पूछता है क्या बिली भी यहाँ आया है। जोई बोलती है नहीं, मगर हम उसे ढूंढ निकालेंगे और हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे। रायन बोलता है ये प्लान ठीक नहीं है, अब वो काफी खतरनाक हो चुका है और उसने तुम्हारी मॉम को भी मार डाला। मगर जोई अपनी मॉम की मौत का बदला हर हाल में लेना चाहती थी। रायन उसे समझाता है कि तुम्हें इतना खतरा उठाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें भी मार देगा। जोई गुस्से में वापस अंदर चली जाती है। तभी रायन को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि बिल्ली उसे मिलने आया है। रायन उसे देखते ही बुरी तरह भड़क जाता है। बिल्ली उसे बोलता है कि कोशिश अच्छी थी, लेकिन अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं हूँ। रायन गुस्से में कहता है, सच में मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। बिल्ली बोलता है, तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि हम दोनों एक ही औरत से प्यार करते थे और एक ही इंसान से नफरत। तुम मुझसे जितना चाहे नफरत कर लो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं असली विलन नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय होमलैंडर से मिलने आता है। होमलैंडर इस वक्त हॉस्पिटल से माँ का दूध मंगवा कर उसमें नहा रहा था। होमलैंडर चाहता था कि सोल्जर बॉय V1 ढूंढने में उसकी मदद करे। वो कहता है कि इस दुनिया का भगवान मैं हूँ और इस दुनिया को बदल कर ही मैं रहूंगा। सोल्जर बॉय उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम भगवान नहीं, बस सिर्फ एक डरे हुए सन की इंसान हो। एडगर के घर पर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल का नाम बार बार सामने आ रहा था, जिसके बारे में एडगर को भी कुछ नहीं पता। मदर्स मिल्क बोलता है कि मैं इसके बारे में पता लगा सकता हूँ। तभी अचानक एक अजीब सी स्मेल आती है। यूई देखता है कि मैवरिक वहाँ डीओ लगा रहा था, वो भी मैंगो फ्लेवर का। यूई उससे बात करने जाता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड ट्रांसलूसेंट की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, मेरे डैड भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैवरिक उनके साथ मिलकर होमलैंडर को मारना चाहता है, चाहे इसमें कितना भी खतरा क्यों ना हो। पर ह्यूई उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें फिलहाल इन सब खतरनाक चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए। असल में बिल्ली रायन के जरिए होमलैंडर के शरीर के अंदर वापस वायरस डलवाना चाहता है। रायन गुस्से में बोलता है कि तो इसका मतलब तुम बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। बिल्ली उसे डांटते हुए समझाता है कि अब मैं तुझे किसी बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करूंगा। सच तो यह है कि होमलैंडर ने तुम्हारी मॉम का रेप किया था, वो तुम्हारा कोई बाप नहीं है, और अगर उसकी मौत किसी वजह से हो सकती है तो वो सिर्फ तुम हो। रायन घबराकर पूछता है कि अगर वो वायरस मैंने उसे दे दिया तो मेरा क्या होगा। बिली बोलता है तुम भी मर जाओगे, मगर मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा, लेकिन इंसाफ पाने के लिए ये कुर्बानी देना जरूरी है। इधर डीप और ब्लैक नॉयर गाड़ी से कहीं जा रहे थे। डीप लगातार गाड़ी में बैठकर सोल्जर बॉय की बुराई किए जा रहा था, क्योंकि उसने द 7 में डीप की नंबर वाली जगह ले ली थी। सिंडी भी उनकी गाड़ी के पिछले वाले सीट पे बैठी हुई थी। डीप उसे पूछता है तुम्हारी स्टोरी क्या है। सिंडी
अपनी पुरानी बातें बताने लगती है कि वो कहाँ पली बड़ी और जब वो सिर्फ 5 साल की थी तब एक भयानक सुनामी में उसका पूरा परिवार बह गया था। फ्रेंची और किमिको एक पेट्रोल पंप पर होते हैं। वहाँ किमिको V1 के बारे में सोच रही होती है। फ्रेंची उसे बोलता है कि इससे हमें थोड़ा और टाइम मिल सकता है और हम पूरी दुनिया घूमेंगे, लेकिन फ्रेंची बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, जबकि किमिको चाहती है कि उनके 3 बच्चे हों और उनका खुद का प्यारा सा घर हो। इधर बिल्ली रायन को ड्रिंक करने के लिए बियर देता है, भले ही वो अभी अंडर एज हो। बिल्ली अपने बेटे को अपने डैड के बारे में बताता है कि उसके डैड ऐसे ही घर पे शराब पीकर आते थे और उसे और उसके भाई को बहुत पीटते थे। रायन पूछता है अब वो कहाँ है। बिली बोलता है मैंने उन्हें मारकर नदी में फेंक दिया। ये सुनकर रायन भी रोते हुए कहता है मैंने भी सबको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है, मुझे भी मर जाना चाहिए। बिली बोलता है हमारे जैसे लोगों के बिना ये दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी। स्टारलाइट सपोर्टर्स की भारी गिरफ्तारी के बाद लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आते हैं। एडगर ये सब देखकर बोलता है कि हमेशा यही होता आया है, पहले आवाज उठाओ फिर उसे दबाने की कोशिश करो और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। तभी मदर्स मिल्क सभी को दिखाता है कि फोर्ट हार्मनी असल में एक पुरानी आर्मी हॉस्पिटल था जहां फ्रेडरिक वॉट काम करता था। सरकार ने इसे टॉप सीक्रेट रखा था और जंग के बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया था। सैटेलाइट इमेज से वहां एक जगह को ब्लर किया हुआ था, शायद इसे क्लासिफाइड रखने के लिए ऐसा किया गया हो। मदर्स मिल्क का मानना है कि V1 अगर कहीं हो सकता है तो वो इसी जगह पर होगा। इतने में घर के बाहर डीप, ब्लैक नॉयर और सिंडी पहुंच जाते हैं, मगर एडगर सबको बताता है कि उसका घर बहुत सेफ है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक वो देखता है कि उसकी पोती जोई आसपास कहीं नहीं है। दरअसल जोई चुपके से फ्रेंची और किमिको वाली गाड़ी में ही बैठ गई थी और उनके पीछे पीछे उन्हीं के लैब में चली जाती है और इधर उधर सब कुछ देखने लगती है। तभी वो वहाँ डॉक्टर समीर को देखती है और उन्हें डैड बोलकर गले लगा लेती है। फ्रेंची वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर रहा था जिन पर काले रंग से क्रॉस किया हुआ था। किमिको बाहर बिल्ली के कुत्ते टेरर का ख्याल रख रही थी। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। डॉक्टर समीर अपनी बेटी के साथ वहां से भागने वाला था, मगर फ्रेंची तुरंत बंदूक निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। किमिको बीच में आकर फ्रेंची को रोकती और बोलती है इस छोटी लड़की की जिंदगी हमारी जैसी नरक नहीं होनी चाहिए। वो उन दोनों से बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। एडगर CCTV में देखता है कि उसकी पोती घर से भाग निकली थी और उसी रास्ते पर ब्लैक नॉयर खड़ा था। इसके बाद एडगर मदर्स मिल्क के साथ स्मोकिंग करते हुए बात कर रहा था। मदर्स मिल्क को काफी अजीब लगता है कि उसके पापा ने पूरी जिंदगी वॉट के खिलाफ लड़ाई में बिता दी और आज वो खुद एडगर के साथ स्मोकिंग कर रहा है, जो कभी वॉट का डायरेक्टर रह चुका है। एडगर बताता है मुझे तुम्हारे डैड अच्छे तरह याद हैं, वो काफी अच्छे वकील थे लेकिन वो जीत नहीं पाए। तुम भी कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि तुम जानते हो कि हम इस दुश्मन को हरा नहीं सकते। एडगर बोलता है कि हमारा असली दुश्मन होमलैंडर या वॉट से भी बहुत बड़ा है। ये दुनिया बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस चलाती है, चाहे कुछ भी खत्म हो जाए लेकिन पैसा हमेशा बनता रहना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मदर्स मिल्क पूछता है कि ये सब खत्म होने के बाद क्या तुम फिर से वॉट चलाना चाहते हो। एडगर बोलता है हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी तो पड़ेगी। इधर होमलैंडर सेज को बोलता है कि तुम क्राइम एनालिटिक्स की पूरी टीम को V1 ढूंढने के काम में लगा दो। फिर वो वहां से दूध पीते हुए चला जाता है। फायर क्रैकर ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है कि उसका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसके बाद वो सोल्जर बॉय के साथ इंटरव्यू के लिए तैयारी करती है, मगर उससे पहले दोनों एक दूसरे को अपनी बंदूकें दिखा रहे होते हैं और उसके बाद दोनों कमरे में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। सोल्जर बॉय को ये बात जानकर काफी अजीब लगता है कि होमलैंडर आज तक फायर क्रैकर के साथ सोया नहीं है। सोल्जर बॉय बोलता है मैं तो उसे जलाने के लिए तुम्हारे साथ सो रहा था। लगता है वो खुद को मुझसे बेहतर समझता है। फायर क्रैकर कहती है लेकिन वो है नहीं। जिस सम्मान के साथ वो आपको देखता है उसने पहले कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। बिल्ली अपने बेटे रायन को अपने कुत्ते टेरर से मिलवाता है। तभी वहाँ किमिको और फ्रेंची पहुंचते हैं। किमिको को साफ बोलते हुए देखकर रायन हैरान रह जाता है, पर बिल्ली को ये देखकर झटका लगता है कि डॉक्टर समीर वहां से जा चुके हैं और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। किमिको सच बोल देती है कि मैंने ही उसे उसकी बेटी के साथ जाने दिया क्योंकि हम सब मॉन्स्टर नहीं हैं। ये सुनकर बिली को बहुत ही भयंकर गुस्सा आता है। फ्रेंची तुरंत बीच में आकर बोलता है कि अगर तुमने किमिको के साथ कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए रुक जाओ। अब होमलैंडर को मारने के लिए 1 हफ्ता का समय लगेगा या 1 महीने का, ये कोई नहीं जानता था। रायन गुस्से में बोलता है कि मैं इतनी देर तक नहीं रुकना चाहता, मैं खुद उससे जाकर लड़ सकता हूँ। बिली उसे समझाता है कि बिना वायरस के होमलैंडर के सामने जाने का मतलब है खुद को सीधे मौत के घाट उतारना। ये सुनकर रायन गुस्से में वहां से चला जाता है। मदर्स मिल्क मैवरिक को एक हेलोथीन ग्रेनेड दिखाता है और बोलता है तुम इसे ब्लैक नॉयर और सिंडी उन लोगों के सामने फेंक देना और वहां से भाग जाना, इसे सूंघना मत वरना तुम भी उनके सामने बेहोश हो जाओगे। मैवरिक गायब होकर ग्रेनेड लेकर चला जाता है। फिर वो सभी CCTV में देखते हैं कि मैवरिक बाहर निकलता है और सिंडी के सामने आता है जो कि बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी डॉग नॉट मैवरिक
को पकड़ लेता है। डीप मैवरिक को पहचान लेता है और पूछता है क्या तू अब स्टैन एडगर के साथ काम करता है। मैवरिक डीप से पूछता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि होमलैंडर मेरे डैड का कातिल था। डीप बोलता है कि तेरे डैड को बिली बूचर की टीम ने मारा था। वो फ्रेंच लड़का और स्टारलाइट का बॉयफ्रेंड, उन दोनों ने मारा है तेरे बाप को। एनी ये सब देखकर समझ जाती है कि उनका प्लान फेल हो चुका है। इधर मैवरिक डर कर अंदर जाने का सीक्रेट कोड दे देता है जिससे बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और सिंडी और डॉग नॉट अंदर आ जाते हैं। एडगर अकेले खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और वहां की बिजली काट देता है। स्टारलाइट अपना पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती और एडगर जैसे ही मुड़ता है ब्लैक नॉयर उसे पकड़ लेता है। एडगर को गाड़ी में बिठाया जाता है, तभी डीप वहां वही हेलोथिन ग्रेनेड गाड़ी में छोड़ देता है जिससे कि एडगर और ब्लैक नॉयर दोनों बेहोश हो जाते हैं। डीप इसके बाद ब्लैक नॉयर को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और खुद एडगर को गाड़ी में लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में डॉग नॉट एनी से लड़ने लगता है मगर वो और मदर्स मिल्क मिलकर उसे हरा देते हैं। दूसरी तरफ मैवरिक गुस्से में ह्यूई को बुरी तरह पीट रहा था और बोलता है कि इसीलिए तू मुझे ये सब भूलने के लिए बोल रहा था। ह्यूई उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि ट्रांसलूसेंट ने किसी के साथ मिलकर मेरी पहली गर्लफ्रेंड को मार दिया था। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और मेरे दिमाग पर खून सवार था। मुझे पता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, मगर मैवरिक उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता और उसे लगातार पीटते रहता है। तभी वहां अचानक सिंडी आती है और वो ह्यूई को ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है जिससे लगता है कि ह्यूई मर गया। एनी ये देखकर तुरंत सिंडी का गला तोड़कर उसे मार देती है और रोने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असल में सिंडी ने मैवरिक को मारा था। ह्यूई अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। वो एनी को गले लगा लेता है जो एकदम डर गई थी और रो रही थी। होमलैंडर आखिर में अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है अपने बेटे रायन से मिलने के लिए। होमलैंडर उसे खुशखबरी देता है कि अब मैं हमेशा के लिए अमर होने वाला हूँ और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रायन गुस्से में पूछता है क्या आपने मॉम का रेप किया था। होमलैंडर बोलता है बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सब तुम्हें बिली ने कहा? तुम्हारी मॉम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन रायन समझ जाता है कि झूठ बोलते वक्त होमलैंडर का दिल बहुत तेज धड़कने लगा था, इसीलिए वो गुस्से में सीधे होमलैंडर पर हमला कर देता है। अब होमलैंडर अपनी असली और घटिया चेहरा दिखाता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ही मेरे पीछे आकर चिपकती थी तो मैं क्या करता। ये सुनकर रायन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो होमलैंडर पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। पर होमलैंडर पर हमला करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। होमलैंडर तो आखिरकार होमलैंडर ही है। वो आराम से रायन को उठाकर पटक देता है और लगातार उसके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के मारने लगता है। इधर द बॉयज की टीम बैठकर सोच रही होती है कि अब वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनकी हालत एकदम खराब हो चुकी थी। तभी फ्रेंची बताता है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैंने उस कटे हुए टेक्स्ट का राज निकाल लिया था। साल 1963 में फोर्ट हार्मनी के पास बॉयज स्काउट का पूरा ग्रुप मरा हुआ मिला था और उनकी डेड बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ह्यूई पूछता है भला ये कैसे अच्छी खबर हुई। मदर्स मिल्क बोलता है अब हम सब वहां जाएंगे, मगर एक के बाद एक नया खतरा सामने आने की वजह से एनी ह्यूई के लिए और भी ज्यादा फिक्र करने लगी थी और परेशान होकर वहां से चली जाती है। बिली इसके बाद रायन के पास पहुंचता है जो खून में पूरी तरह लथपथ पड़ा था। बिली इमोशनल होकर रायन को संभालता है। इधर डीप स्टैन एडगर को किडनैप करके सीधे होमलैंडर के पास लेकर आता है। होमलैंडर उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। होमलैंडर के बुलाने पर फायरक्रैकर उसे मिलने आती है। होमलैंडर फायरक्रैकर के शरीर से सोल्जर बॉय की स्मेल सूंघ लेता है और वो तुरंत समझ जाता है कि मांजरा है क्या। फायरक्रैकर घबराकर सफाई देती है कि हम तो बस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। होमलैंडर इस पर कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम है। वो बताता है कि मुझसे एक फरिश्ता मिलने आया था और उसी ने मेरा भविष्य बताया। वो कहता है मैं ही बनूंगा इस दुनिया का रखवाला, मैं ही बनूंगा भगवान। फायरक्रैकर को अंदर से ये सब अजीब लग रहा था, मगर वो होमलैंडर के डर से उसके सामने लगातार हंसती रहती है। होमलैंडर फायरक्रैकर से बोलता है तुम दुनिया को बताओ कि मैं ही हूँ पूरी दुनिया का भगवान और तुम करोगी मेरी मार्केटिंग। फायरक्रैकर हंसकर बोलती है कि मैं आपके लिए तो कुछ भी करूंगी। इधर बिली घायल रायन का ख्याल रख रहा होता है जिसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। बिली उसे समझाता है कि तुम हमारे सबसे बड़े हथियार हो, मगर इस तरह अकेले जाकर खुद को बर्बाद मत करो। रायन बोलता है कि कम से कम मैंने बहादुरी तो दिखाई। बिली उसे समझाता है कि बहादुरी और बेवकूफी में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसके बाद बिली पानी लेने के लिए जाता है और जब वो पानी लेकर वापस आता है तो रायन वहां से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ फ्रेंची दूर से अपनी किमिको को देखता है जो ह्यूई के साथ बात कर रही थी और उसे गले लगा रही थी। ये देखकर फ्रेंची को थोड़ी जलन होने लगती है, मगर किमिको बाद में आकर बोलती है कि ये बस एक दोस्त की तरह था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तभी मदर्स मिल्क एकदम अच्छे से तैयार होकर आता है जिसे टीम के सभी लोग नोटिस करते हैं। बिली फ्रेंची से पूछता है कि वायरस कब तक तैयार हो जाएगा। फ्रेंची बोलता है हमारे पास बहुत कम वायरस बचा है, उसे
उसे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता। ह्यूई बोलता है तो फिर तब तक हम फोर्ट हार्मनी के लिए निकल लेते हैं। मदर्स मिल्क बोलता है कि वो जगह 80 साल से बंद पड़ी है, वहाँ V1 ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि इतने सालों में वहाँ कोई जानवर V1 लेकर इधर उधर घूम रहा हो। ह्यूई बोलता है कि हमें ये रिस्क तो लेना पड़ेगा और जैसे भी हो वहाँ जाना पड़ेगा। किमिको पूछती है तो फिर यहाँ रायन का ख्याल कौन रखेगा। बिली बोलता है वो तो यहाँ से जा चुका है। ह्यूई इस पर ताना मारते हुए बोलता है तो फिर गलती किसकी थी। बिली बात पलटने के लिए उससे पूछता है कि तुम्हारी स्टारलाइट किधर है। एनी की बात करे तो वो अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां उसके पापा बाहर जमी हुई बर्फ साफ कर रहे होते हैं। उसके पापा हैरान होकर पूछते हैं तुम यहाँ पहुंची कैसे। एनी गुस्से में पूछती है कि इतने सालों बाद जब हम मिल रहे हैं तो आपको बस मुझसे यही पूछना था। तभी घर से एक लड़का बाहर निकलता है और उसके डैड बताते हैं ये तुम्हारा भाई है मेसन। इधर सोल्जर बॉय सेज से मिलने आता है और वो सीधे सीधे उसके मुंह पर कह देता है कि मुझे किसी ब्लैक औरत का बुलावा पसंद नहीं है। सोल्जर बॉय की सोच अभी भी 50 के दशक में फंसी हुई थी। सेज उसकी बातों को इग्नोर करती और बताती है कि होमलैंडर और एडगर के बीच एक लंबी बातचीत हुई है और शायद वो दोनों V1 ढूंढने के लिए फोर्ट हार्मनी जाने वाले हैं। वो आगे कहती है कि आपको भी पहला डोज वही लगा था ना। होमलैंडर को भी अगर वो V1 मिल गया तो वो भी आपकी तरह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप भी अपने बेटे होमलैंडर के साथ वहां जा सकते हैं। दूसरी तरफ द बॉयज की टीम फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल को ढूंढने के लिए एक जंगल के रास्ते निकल चुकी थी। जंगल में चलते चलते ह्यूई अचानक पैर फिसलने से गिर जाता है और जैसे ही वो संभलता है उसके सामने कई लाशें मिलती हैं जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इधर डीप आराम से बैठकर मछली खा रहा था जिसका टेस्ट उसे काफी अच्छा लगता है। पहले तो वो मछलियों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता था, मगर अब देखो वो खुद स्वाद के लिए मछलियों की ही जान ले रहा है। ब्लैक नॉयर इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा था कि डीप उसे पिछली रात अकेले छोड़कर चला गया था। वो डीप का मजाक उड़ाते हुए कहता है जहाँ पूरी दुनिया तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं करती वहाँ सिर्फ मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। लोग पीठ पीछे बोलते हैं कि तुम्हारी पावर्स इतनी घटिया है कि कोई बच्चा भी तुम्हें हरा कर चला जाए। डीप भड़क जाता और बोलता है कि मैं बस एडगर को वापस लाकर होमलैंडर को इम्प्रेस करना चाहता था। जंग में सब जायज होता है, इसलिए पहले की तरह अपना मुंह बंद रख। ब्लैक नॉयर पूछता है तुझे क्या लगता है ऐसा करने से होमलैंडर सोल्जर बॉय की जगह तुझे दे देगा। दूसरी तरफ एशली और ओ फादर एक कमरे के अंदर इंटीमेट हो रहे थे। काम होने के बाद ओ फादर तुरंत वहां से निकलने वाला था क्योंकि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी। एशली अपनी पावर से उसकी दिमाग की बातें पढ़ लेती है और समझ जाती है कि उनका चर्च बहुत ही जल्द कंगाल होने वाला है। पकड़े जाने पर ओ फादर कबूल कर लेता है कि लोग अब चर्च में बहुत कम आते हैं और डोनेशंस भी बहुत कम मिल रही हैं। एशली पूछती है कितना कर्जा है। ओ फादर बताता है करीब 15 करोड़ डॉलर का। इस बात पर उन दोनों के बीच जोरदार झगड़ा होने लगता है। तभी वहां उनसे मिलने फायर क्रैकर आती है। दूसरी तरफ जंगल में चलते हुए ह्यूई और किमिको दोनों एनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब आखिर में वो सभी लोग फोर्ट हार्मनी के उस सीक्रेट ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां पर मरे हुए जानवरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। ये भयानक नजारा देखकर बिली बोलता है इसलिए हमें आसपास एक भी जानवर जिंदा दिखाई नहीं दे रहा था। एनी अपने पापा के घर में उनके नए परिवार से मिलती है। उसके पापा की वाइफ का नाम है कैथी। डैड रिक पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी है। एनी बताती है ठीक है, छुपी हुई है। वो वहाँ पर पुलिस की यूनिफॉर्म देखकर पूछती है क्या आप पुलिस में हैं। रिक बोलता है मैं डेप्यूटी हूँ। मेसन एनी को देखकर खुश नहीं था और बोलता है कि हम सुपर हीरोज के किलर को अपने घर में क्यों रख रहे हैं। एनी जाने लगती है तो कैथी उसे बोलती है कि थोड़ा खाना खा कर जाओ और चाहो तो थोड़ा फ्रेश भी हो जाओ, तुम्हें तो इसकी जरूरत भी है। इधर फायर क्रैकर वॉर्ड के लोगों से बात कर रही थी कि वो होमलैंडर को अपने शो में एक मसीहा की तरह दिखाना चाहती है। सब लोग अपने अपने तरफ से आइडियाज देने लगते हैं जैसे कि होमलैंडर को पवित्र जगहों पर जाना चाहिए, लोग ये पसंद करेंगे। एशली बोलती है लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो होमलैंडर को पसंद नहीं करते, उनका क्या। पोल देखकर पता चलता है सिर्फ 22% लोग ही होमलैंडर को अपना भगवान मानेंगे। वर्म बताता है कि अगर हमें इस प्लान को कामयाब होना है तो हमें बस एक अच्छी कहानी बनानी होगी, लेकिन फायर क्रैकर के पास एक और जबरदस्त प्लान था। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय और होमलैंडर फोर्ट हार्मनी जा रहे होते हैं और उन्हें भी रास्ते में कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं। होमलैंडर उसे पूछता है कि तुम्हारा इरादा बदला कैसे। होमलैंडर यहाँ क्लारा का नाम लेता है जिसे वो दोनों ही पसंद करते थे। होमलैंडर बताता है कि उसने खुद को खत्म कर लिया। सोल्जर बॉय ये मानने से इनकार कर देता है और पूछता है क्या तुमने उसकी बॉडी देखी। होमलैंडर इस पर कुछ नहीं बोलता। फोर्ट हार्मनी में द बॉयज की टीम को एक ब्लूप्रिंट मिलता है। किमिको बोलती है हमें जल्दी लैब ढूंढना चाहिए, वहीं पर हमें
V1 मिल सकता है। बिली भी यही बात दोहराता है तो किमिको बिली से चिढ़कर बोलती है, मैंने तो यही कहा, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं। ह्यूई भी बिली से झगड़ा करने लगता है और धीरे धीरे सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फ्रेंची सभी को शांत रहने को बोलता और कहता है कि हम यहाँ V1 ढूंढने के लिए आए थे तो वही करते हैं। इधर एनी अपने पापा से यहाँ सभी के होमलैंडर सपोर्टर्स होने को लेकर बात करती है। वो अपने पापा से पूछती है कि आपको पता है कि स्टारलाइट सपोर्टर्स के साथ जो हो रहा है वो गलत है, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। रिक बताता है कि पिछली बार जिस आदमी ने आवाज उठाई थी उसे तो मारा ही गया, यहाँ तक कि उसके पूरी फैमिली को गायब कर दिया गया। या तो मैं आवाज उठा सकता हूँ या तो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। रिक अपनी बेटी एनी को उसकी बचपन की कुछ चीजें दिखाता है। एनी अपनी चीजों को देखकर इमोशनल हो जाती है कि उसके पापा ने अभी भी उन सभी चीजों को संभाल कर रखा है। रिक बताने लगता है कि कैसे एनी की माँ से पहली बार वो एक चर्च में मिला था, दोनों को प्यार हुआ और दोनों दुनिया को बदलना चाहते थे। उन्हें लगा कि अगर दुनिया को बदलना है तो उन्हें एक सुपर हीरो को पालना होगा, इसलिए उन्होंने एनी को कंपाउंड वी लगवाने के बारे में सोचा था। रिक थोड़ा इमोशनल हो जाता और बोलता है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहता। एनी बोलती है, लगता है लोगों को छोड़ना हमारे खानदान में चला आ रहा है, जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं भी उसे छोड़कर आ गई। मैं नहीं चाहती कि इस खतरनाक रास्ते में उसे कुछ हो जाए। उसके पापा समझाते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमारी कमजोरी नहीं होते, वही तो हमें लड़ने की हिम्मत देते हैं। फोर्ट हार्मनी में फ्रेंची और बाकी लोगों को और भी ज्यादा डेड बॉडीज मिलती हैं। फ्रेंची उन्हें देखकर कुछ समझने की कोशिश करता और बोलता है कि शायद इन लोगों ने एक दूसरे को खुद ही मार दिया। अगर V1 जमीन के पानी में मिल गया होगा तो यहाँ के पौधे भी म्यूटेट हो गए होंगे। इन्हीं पौधों के बीजाणुओं ने इन लोगों का गुस्सा भड़काया और इन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया और बाद में पेड़ों ने इन लोगों को खा लिया। ह्यूई बोलता है, द लास्ट ऑफ अस गेम की तरह। फ्रेंची बोलता है, हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसे हम लोग अभी बर्ताव कर रहे हैं, एक दूसरे पर बिना वजह भड़क रहे हैं, ये सब इसी वजह से है। तभी उन्हें सामने होमलैंडर और सोल्जर बॉय आते हुए दिखाई देते हैं। बिली और मदर्स मिल्क दोनों उनसे लड़ने के लिए आगे जाने वाले थे, पर फ्रेंची उन दोनों पर बंदूक तान कर उन्हें रोकता है। वो कहता है कि वो हमें बहुत आसानी से मार डालेंगे और उसके बाद वो V1 लेकर चले जाएंगे, फिर सोचो वो तुम्हारे परिवारों का क्या करेगा। इधर एनी मेसन से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है। वो देखती है कि कमरे में सारी फीमेल सुपर हीरोज की फोटो लगी हुई थी, बस एनी की नहीं थी। एनी वहाँ पर लोशन देख लेती है और मजाक में सोचती है, अच्छा हुआ तुमने मेरा फोटो नहीं लगाया। मेसन गुस्से में बोलता है, मैं तुम जैसी टेररिस्ट को पसंद नहीं करता। एनी उसे समझाती है कि तुम होमलैंडर वाले स्कूल में जाते हो और दिन भर टिकटॉक देखते हो, सच असल में है क्या ये भला तुम्हें कैसे पता चलेगा। फोर्ट हार्मनी की मेन लैब में मदर्स मिल्क और बिली को एक तिजोरी पूरी तरह खाली मिलती है। उस तिजोरी को किसी ने मुक्का मारकर तोड़ दिया था और V1 गायब था। अब दोनों सोच रहे होते हैं कि दुनिया में ऐसे कितने सुपर हीरोज हैं जो मुक्के से इतनी मजबूत तिजोरी तोड़ सकते हैं। तभी फ्रेंची को वहाँ पर एक हीरोइन मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि तिजोरी तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि बॉम्ब साइट है। इधर रिक के घर पर पुलिस आ जाती है। एड नाम का ऑफिसर स्टारलाइट को ढूंढने के लिए आया था और बताता है कि मेसन ने पुलिस को कॉल किया। रिक सच नहीं छुपाता और साफ बोल देता है कि स्टारलाइट मेरी ही बेटी है। एड जबरदस्ती घर के अंदर घुस आता है और बंदूक की नोक पर सबको पकड़ लेता है। स्टारलाइट अपनी पावर की चमक दिखाकर गुस्से में बोलती है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रिक अपनी बेटी को शांत करता है और वो एड को समझाते हैं कि दुनिया स्टारलाइट के बारे में जो भी बकवास करती है वो सब गलत है, ये अच्छी इंसान है। एड उन सभी को धमकाकर चला जाता है कि वो बाद में पूरी पुलिस फोर्स लेकर आएगा। तभी सोल्जर बॉय और होमलैंडर उस पुराने हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। मदर्स मिल्क को कंप्यूटर पर इसका अलर्ट मिल जाता है। बिली बोलता है, अब हमें यहाँ से तुरंत निकल लेने में ही भलाई है। बातों बातों में मदर्स मिल्क के मुंह से निकल जाता है कि वो लोग V1 को ढूंढकर उसे पूरी तरह जला देने वाले थे। ह्यूई ये सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है क्योंकि वो V1 हासिल करके अपनी गर्लफ्रेंड एनी और किमिको की जान बचाने की कोशिश करना चाहता था। अब टीम में जबरदस्त झगड़ा होने लगता है। ह्यूई बिली को ताना मारते हुए कहता है कि तुम अब बस एक दरिंदे बनकर रह गए हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत बची भी है। बिली को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर के टेंटाकल से ह्यूई पर हमला कर देता है। किमिको तुरंत ह्यूई को बचाती है और बिली को उठाकर पीछे फेंक देती है। फ्रेंची सभी को शांत रहने को बोलता है, लेकिन इस वक्त किसी पर भी काबू नहीं था। बिली और किमिको एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उधर ह्यूई और मदर्स मिल्क भी जानी दुश्मन की तरह आपस में भिड़ जाते हैं। इस बीच होमलैंडर अंदर चलते हुए सोल्जर बॉय के सामने अपना घमंड दिखा रहा था और लंबी लंबी फेंकने लगता है कि वो हमेशा से कितना ज्यादा ताकतवर रहा है। उसके इस घमंड से चिढ़कर सोल्जर बॉय अचानक होमलैंडर को एक ऐसे रेडिएशन वाले कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर बहुत सारा यूरेनियम रखा था। यूरेनियम की वजह से सुपर हीरोज की पावर कमजोर हो जाती है और कुछ तो मर भी जाते हैं, मगर होमलैंडर इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो मरेगा नहीं, इसलिए सोल्जर बॉय उसे सिर्फ तरपाने के लिए वहाँ बंद कर देता है। होमलैंडर चिल्लाकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोल्जर बॉय बोलता है, क्योंकि तुम बेवकूफ हो और मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। कुछ समय के बाद बिली उस कमरे के बाहर आता है और होमलैंडर को
इस तरह लाचार और बंद देखकर काफी खुश होता है। वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि जिस बात पर तूने इतना भरोसा किया उसी ने तुझे यहाँ बंद कर दिया। बिली उसे आगे बोलता है कि तुझे क्या लगता है V1 लेकर तू भगवान बन जाएगा? तू कभी खुश नहीं हो पाएगा क्योंकि तू अंदर से एकदम खोखला इंसान है, इसलिए तूने अपने खुद के बेटे को कुत्ते की तरह मारा। और कितना गिरेगा तू? होमलैंडर जोर जोर से हंसने लगता और पूछता है तुम्हारे पास वो वायरस नहीं है ना? अगर होता तो अब तक इस्तेमाल कर लेते। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इधर लैब में भ्रमित होकर मदर्स मिल्क और यूई जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। दूसरी तरफ किमिको भी एक मॉन्स्टर की तरह बर्ताव कर रही थी और वो यूई पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। असल में ये सब उसी हॉस्पिटल का असर था जहाँ हवा में फैले बीजाणुओं की वजह से सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। फ्रेंची तभी भागते हुए सोल्जर बॉय के सामने आ जाता है। सोल्जर बॉय गुस्से में अपनी बंदूक से गोली चलाता है लेकिन उसकी बंदूक खाली निकलती है। फ्रेंची उसका मजाक उड़ाकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक इंसान बहुत ही बुरी हालत में दीवार से जकड़ा हुआ था। सोल्जर बॉय उस आदमी को पहचान लेता है, उसका नाम क्वीन था। फ्रेंची पूछता है क्या तुम दोनों पर वॉट ने एक्सपेरिमेंट किया था? सोल्जर बॉय उस क्वीन नाम के आदमी से बहुत नफरत करता था। फ्रेंची सोल्जर बॉय से बोलता है इसका तड़पना खत्म कर दो, यही अपनी पावर से हम सबको यहाँ आपस में लड़वा रहा है। लेकिन सोल्जर बॉय क्वीन को दर्द से आजाद नहीं करना चाहता था। फ्रेंची समझ जाता है कि अगर इसे अभी नहीं मारा तो ये हम सबको खत्म कर देगा। जब कोई तरीका काम नहीं आता तो फ्रेंची चालाकी से सोल्जर बॉय को क्वीन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और वो जानबूझकर सोल्जर बॉय के सामने क्वीन की तारीफ करने लगता है और सोल्जर बॉय का मजाक उड़ाता है। ये सुनकर सोल्जर बॉय को भयंकर गुस्सा आता है और वो फ्रेंची को मारने के लिए अपनी एनर्जी पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन फ्रेंची एन वक्त पर सामने से हट जाता है और पूरा ब्लास्ट सीधे क्वीन को जाकर लगता है, जिससे क्वीन का काम तमाम हो जाता है। उसके मरते ही हवा का असर खत्म होता है और किमिको, ह्यूई और बाकी सब वापस अपने होश में आ जाते हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर अभी भी उस छोटे से चेंबर में फंसा हुआ था, मगर अपनी बची कुची ताकत लगाकर किसी तरह वो खुद को बाहर निकाल लेता है। लेकिन यूरेनियम की वजह से वो इस वक्त बुरी तरह कमजोर हो चुका था। वो बेहद गुस्से में सोल्जर बॉय के पास जाता है। सोल्जर बॉय होमलैंडर से साफ कह देता है कि यहाँ कोई V1 नहीं था, अगर तुझे मुझे मारना है तो शौक से मार डाल। होमलैंडर कुछ नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ किमिको यहाँ फ्रेंची को थैंक यू बोलने के लिए आती है, क्योंकि अगर उसने एन वक्त पर अपनी चालाकी से उस सुपर हीरो को मारा नहीं होता तो वो आज आपस में लड़कर ही मर जाते हैं। किमिको उसे बताती है कि तुम्हें हमेशा से मेरे अंदर का तूफान पसंद आता था, लेकिन मुझे अब अपनी जिंदगी में सिर्फ शांति चाहिए। फ्रेंची इमोशनल होकर पूछता है तो फिर अब हम दोनों का क्या होगा? तभी एनी भी वहां पहुंचती है। ह्यूई दौड़कर उसे गले लगा लेता है और रोते हुए बोलता है अच्छा हुआ तुम पहले ही चली गई थी, आज का दिन बहुत ही ज्यादा मनहूस था। बिली भी यहाँ मदर्स मिल के पास जाता है और बोलता है कि वहाँ अंदर अगर उसने कुछ बुरा भला बोल दिया हो तो उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि उस वक्त हवा के असर की वजह से कोई भी अपने होश में नहीं था। इधर फायर क्रैकर के जबरदस्त प्लान के अनुसार ओह फादर स्टेज पर आता है। उसकी बातें लोग हमेशा आंख बंद करके सुनते हैं। वो लोगों से कहता है कि आज से हम अपनी आस्था को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आज से समरिटन एम्ब्रेस संस्था का नाम बदलकर डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। वो अपनी जादुई और गंभीर आवाज में आगे बोलता है और जो हमारे पवित्र चर्च के लिए नया पैगाम देने आ रहे हैं वो है अमेरिका के असली प्रॉफिट। उसके ऐसा बोलते ही स्टेज पर धमाकेदार एंट्री के साथ होमलैंडर आता है, जो अब पूरे अमेरिका के लिए भगवान बन चुका था। डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका अपने लिए टीवी पर एड्स बनाने लगता है, जिसमें वो अपना भगवान होमलैंडर को बता रहे थे। फायरक्रैकर बताती है कि उनके इस कैंपेन का काफी अच्छा असर देखने को मिला है। तभी ओ फादर वहां पर आकर गुड न्यूज देता है कि चर्च में आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और डोनेशंस भी 44% बढ़ चुका है। होमलैंडर ये सुनकर खुश तो होता है, मगर वो बोलता है कि मुझे पैगंबर बोलना बंद करो। वो ऑर्डर देता है मुझे पैगंबर नहीं बल्कि सीधा मसीहा बोलो। ओ फादर तुरंत होमलैंडर की बात से सहमत हो जाता है और बाकी लोग भी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फायर क्रैकर बोलती है कि ज्यादा जल्दबाजी करने से आपको ये सरप्राइज नहीं मिलता और वो होमलैंडर को होमलैंडर बाइबल देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। फिर होमलैंडर मान जाता है कि फायर क्रैकर सही बोल रही है, उन्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इतनी जल्दी भगवान बन जाना सही नहीं। सेज बताती है कि अगर इतनी जल्दी लोग अपना धर्म परिवर्तन करेंगे तो बाकी लोग गुस्से में सड़कों पर उतर जाएंगे। होमलैंडर ऑर्डर देता है तो फिर हमारे सारे सुपर हीरोज को यहीं बुला
डालो। फिर अचानक फायर क्रैकर को फोन पर किसी का कॉल आता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। इसके बाद वो छुपकर रेवरेंड डुपरी से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। रेवरेंड बताते हैं कि कुछ समय से मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि हमारे लोग चर्च छोड़कर डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका में जा रहे हैं और जो लोग पीछे रह गए हैं वो बहुत डरे हुए हैं। यहाँ तक कि प्रेइंग मैंटिस नाम का एक सूप अपने पीछे से एसिड का बौछार करके मदर मैरी को जला दिया था। इसलिए रेवरेंड उससे मदद मांगते हैं क्योंकि वो अब होमलैंडर की राइट हैंड बन चुकी है। मगर फायर क्रैकर असल में अंदर से बहुत ज्यादा डरती है क्योंकि होमलैंडर की बात को काटने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। रेवरेंड साफ साफ कह देते हैं कि होमलैंडर बहुत अच्छा है, अमेरिकन है, उड़ सकता है, गोली खा सकता है, पर वो कोई भगवान नहीं है। जब सोल्जर बॉय के साथ फायर क्रैकर सोई हुई थी तो पूछने पर सोल्जर बॉय बताता है कि वो बैप्टाइज्ड है। फायर क्रैकर बोलती है रेवरेंड ने ही उसे बचपन में बैप्टाइज किया था और अब उन्हें जबरदस्ती डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका में जुड़ने को कहा जा रहा है। मैं कैसे समझाऊं होमलैंडर को कि उन लोगों को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। सोल्जर बॉय को ये सब जो कुछ भी हो रहा था ये पूरी तरह बकवास लगता है। इसके बाद वो सीधे लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। फायर क्रैकर इसके बाद होमलैंडर से मिलने जाती है तो उसे वहाँ ओ फादर मिल जाता है। वो बताता है कि होमलैंडर तो लॉस एंजलिस चला गया है। ओ फादर खुश होकर ये भी बताता है कि नया बाइबल ईस्टर तक छप जाएगा। वो फायर क्रैकर से पूछता है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो तुम इसे स्लो डाउन करने में क्यों लगी हो। फायर क्रैकर हंसकर बात टालती और बोलती है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस चाहती हूँ कि जल्दबाजी में कोई कमी ना रह जाए। बाद में फायर क्रैकर को पता चलता है कि प्रेइंग मैंटिस ने कई पुराने चर्च पर हमला किया जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। वो अपने शो पर उस चर्च के बारे में बात करती है जहां वो बचपन में जाया करती थी, जिसे अब प्रेइंग मैंटिस ने पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए अपने ही पुराने चर्च और रेवरेंड के खिलाफ जहर उगलने लगती है क्योंकि उसे वही स्क्रिप्ट मिला था। वो झूठ बोलती है कि वो सभी लोग स्टारलाइट के सपोर्टर्स हैं, इसलिए उनके साथ जो भी हुआ वो एकदम सही है। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक झूठी कहानी भी सुनाती है कि कैसे बचपन में रेवरेंड उसका शोषण किया करते थे। झूठ बोलते हुए वो अंदर से टूट रही थी मगर होमलैंडर उसे जान से मार न दे, इसलिए उसे ये सब नाटक करना ही पड़ता है। पहले वाले द 7 की मीटिंग के दौरान जब सोल्जर बॉय डीप पर थोड़ा गुस्सा हुआ था तो होमलैंडर तुरंत डीप की तारीफ करता है और कहता है इसे परेशान मत करो, इसी की वजह से मैं स्टैन एडगर से मिल पाया था। ये सुनकर ब्लैक नॉयर को काफी गुस्सा आता है और वो चिढ़कर अपना सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम उतार देता है और एकदम नॉर्मल कपड़े पहनकर थिएटर चला जाता है एक्टिंग करने के लिए। उसकी बेहतरीन एक्टिंग को देखकर डायरेक्टर एडम काफी खुश होता है। बाद में एडम से बात करते वक्त ब्लैक नोआर कह रहा होता है कि ये सीन बिल्कुल पर्सनल लग रहा था, एक ऐसा ही घमंडी इंसान मेरी भी जिंदगी में है। एडम बोलता है तो फिर अपने उस जॉब को छोड़ दो और सारा टाइम यहाँ थिएटर में बिताओ। ब्लैक नोआर बोलने लगता है कि सारा काम मैं करता हूँ और क्रेडिट वो ले जाता है। एडम भी अपनी सैड स्टोरी बताता है कि थिएटर डायरेक्ट करने से पहले मैं बड़ी बड़ी मूवीज डायरेक्ट करता था और उसे डीप बिल्कुल भी नहीं पसंद। बाद में डीप के शो पर डीप ओ फादर के सामने अपनी तारीफ कर रहा होता है और दिखा रहा होता है कि वो होमलैंडर का बेस्ट फ्रेंड है, मगर ब्लैक नोआर से रहा नहीं जाता और वो ओ फादर से कहने लगता है कि इसकी एक भी बात सुनना मत, ये बस दूसरों का क्रेडिट लेना जानता है और सबका इस्तेमाल करता है। वो आइडिया देता है कि मुझे ईस्टर पर सबके सामने स्टेज पर ले चलो और होमलैंडर को बोलना कि वो अपनी पावर से मेरी बोलने की पावर वापस ले आए, इस तरह मैं सब कुछ कर पाऊंगा और उड़ भी पाऊंगा तो लोग होमलैंडर को सच में भगवान मान लेंगे। ओ फादर को ये प्लान काफी पसंद आता है। बाद में डीप ब्लैक नोआर का पीछा करता है और देखता है कि वो एक थिएटर जा रहा था। ब्लैक नोआर वहाँ एडम को बता रहा होता है कि मैंने उस आदमी की बैंड बजा दी, सब कुछ आपकी वजह से हो पाया। एडम तभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है कि वो सभी लोग ब्रॉडवे जा रहे हैं और अब वो कोई आम थिएटर आर्टिस्ट नहीं रहेंगे। ब्लैक नोआर अब बहुत बड़ा स्टार बन सकता था। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। बाद में जब एडम बाथरूम गया होता है तभी अचानक उसके पीछे एक खतरनाक क्रिएचर घुस जाता है। ब्लैक नोआर उसे बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे बहुत ज्यादा दर्द होने के वजह से एडम वहीं मर जाता है। ब्लैक नोआर अच्छी तरह जानता था ये सब डीप ने किया है, इसीलिए वो गुस्से में उसे मिलने के लिए आता है और बोलता है कि डीप की वजह से ही अब कोई भी प्रोड्यूसर थिएटर के शो में पैसा नहीं लगाने वाला। डीप उल्टा उसे धमकी देता है कि अगर वो चुप नहीं रहेगा तो वो ब्लैक नोआर की सारी असलियत होमलैंडर को बता देगा। इसके बाद हम बिल्ली के कुत्ते टेरर को देखते हैं जो होमलैंडर के पुतले के साथ शुरू हो जाता है, जिसे एनी और किमिको भी देख लेती हैं। टेरर बाहर आता है जहां वो बिल्ली और मदर्स मिल्क को आपस में बात करते हुए देखता है। तभी मदर्स मिल्क के हाथ से एक चॉकलेट गिर जाता है और टेरर उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्ली किसी तरह अपने कुत्ते को संभालता है। मदर्स मिल्क अचानक एक बात बोलता है कि अब उसे मरने का कोई दुख नहीं, इसलिए वो अब एकदम स्ट्रेस फ्री हो चुका है। उसका असली दुश्मन सोल्जर बॉय है जिसने उसके परिवार को मार डाला था, मगर वो अपने उस दुश्मन को मार
भी नहीं सकता क्योंकि वो अमर है और उस पर वायरस का कोई असर भी नहीं होता। ये सब सोचकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। मदर्स मिल्क अपने परिवार से भी नहीं मिलना चाहता क्योंकि वहां जाने का मतलब है अपने परिवार को खतरे में डालना। इसके बाद टेरर किचन में जाता है जहाँ फ्रेंची यहाँ किमिको के लिए परफेक्ट खाना बना रहा था। फ्रेंची सोचता है क्या किमिको को टेरर जैसा ही कोई कुत्ता पसंद है और सोचता है पता नहीं तुम लोगों में ऐसा है क्या। फ्रेंची वहां पर केक बना रहा था लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था, इसीलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। उसके वहां से जाने के बाद कुत्ता डस्टबिन पर चढ़ जाता है। उधर ह्यूई फिर से बिली से झगड़ रहा होता है क्योंकि बिली बाकी सुपर हीरोज को बचाना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर को मारना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ साथ बाकी मासूम लोग भी मारे जाएंगे, मगर ह्यूई अपनी एनी को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो चिल्लाता है कि तुम्हें दूसरों की जिंदगी का फैसला लेने का कोई हक नहीं है। बिली बोलता है फैसला मैं ही लूंगा क्योंकि मैं हमेशा सही होता हूँ। तभी बिली देखता है कि उसका कुत्ता टेरर डस्टबिन से निकालकर चॉकलेट केक खा रहा था। वो बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि टेरर बूढ़ा था और उसके लिए चॉकलेट खाना काफी खतरनाक हो सकता था। ह्यूई तुरंत हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेकर आता है जिसे वो कुत्ते के मुंह में डाल देते हैं। इसके बाद कुत्ता तुरंत उल्टी कर देता है और सब राहत की सांस लेते हैं। टेरर को अक्सर होमलैंडर की अतरंगी सपने आते रहते हैं। इसके बाद बिल्ली खुद ह्यूई से कहता है कि अगर हमें कहीं से V1 मिल जाए तो थोड़ा सा तुम भी रख लेना अपनी एनी के लिए। आखिर में बिल्ली अपने कुत्ते को फिर से होमलैंडर का पुतला दे देता है, जिसके बाद टेरर फिर से अपनी अतरंगी हरकतें शुरू कर देता है। सेज सोल्जर बॉय से मिलती है और वो मजाक करते हुए पूछती है कि मीटिंग में काफी मजा आया ना, सोचो तब कितना मजा आएगा जब होमलैंडर को V1 मिल जाएगा। वैसे वो मिला कि नहीं? सोल्जर बॉय बोलता है नहीं। बाद में एशली सेज से मिलने के लिए आती है जो बहुत गुस्से में थी क्योंकि सेज ने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ब्रॉडकास्ट लाइसेंस कैंसिल करवा दिए थे। सेज बोलती है कि ये सब होमलैंडर का ऑर्डर था। इसके बाद एशली फोन करके ऑर्डर देती है कि सारे अमेरिकन सुपर हीरोज को अमेरिका वापस बुला लो। एशली सेज से पूछती है कि इंटरनेशनल मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेज हंसकर बोलती है कि होमलैंडर यही तो चाहता है। बाद में सेज अकेले में एशली के साथ मिलकर होमलैंडर के खिलाफ प्लानिंग करती है। एशली ये सब सुनकर बुरी तरह डर जाती और बोलती है कि वो होमलैंडर के खिलाफ जाकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती, वो बस यहाँ से सुरक्षित भाग जाना चाहती है। लेकिन सेज उसे डांट कर बैठने और दारू पीने के लिए बोलती है। इसके बाद सेज अपनी माँ के बारे में बताने लगती है कि वो बहुत डरावनी थी और हमेशा उल्टा जवाब देना जानती थी। सेज बोलती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कंपाउंड भी लगवा दिया था, वो भी बस कुछ चंद पैसों के लिए। उसके बाद उसे पता चला कि वो दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान है। जब वो सिर्फ 3 साल की थी तभी से लोग उसे नफरत करने लगे क्योंकि लोगों को लगता था कि एक 3 साल की बच्ची उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकती है। इसीलिए सेज के मम्मी पापा ने उसे उसकी ग्रैंड माँ के पास छोड़ दिया था और उसकी दादी को सेज की ये पावर सच में एक वरदान लगती थी और उसकी दादी ही उसे समझती थी। इसके बाद सेज अपना असली प्लान बताती है कि वो होमलैंडर की मदद करना चाहती है ताकि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके, लेकिन फेज 2 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। असल में सेज एक खतरनाक वायरस फैलाना चाहती है। जब सुपर हीरोज को पता चलेगा कि इंसानों ने उन्हें मारने के लिए वायरस बनाया तो सुपर हीरोज इंसानों को मारेंगे और सुपर हीरोज खुद वायरस की वजह से ऐसे ही मर जाएंगे। इस तरह सब पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सेज अपने कोलोराडो वाले बंकर में बैठकर ये सब मजे से देखना चाहती थी। सेज एशली से बोलती है तुम भी चाहो तो मेरे उस बंकर में आ सकती हो। पहले वाले द 7 की मीटिंग के दौरान सोल्जर बॉय होमलैंडर से बात कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या वो V1 के बारे में स्टैन एडगर से कुछ भी उगलवा नहीं पाया। होमलैंडर बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। सोल्जर बॉय बोलता है मुझे एक मौका दो। इसके बाद वो दोनों जेल में बंद एडगर से मिलने के लिए जाते हैं। एडगर उन्हें देखकर पूछता है कि अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा है। एडगर उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है शायद तुम अपने दुश्मन को जिंदा रखना चाहते हो क्योंकि तुम अंदर से बहुत कमजोर हो और उन्हें मार नहीं सकते, इसलिए तो तुम्हारे सामने आज तुम्हारे दोनों दुश्मन जिंदा खड़े हैं। सोल्जर बॉय उसे डराने के लिए बोलता है कि तुम्हारी पोती जोई और उसका बाप डॉक्टर समीर इस वक्त एरिजोना में है। एडगर ये सुनते ही बुरी तरह घबरा जाता है। होमलैंडर उसे पूछता है अब चुपचाप बताओ कि V1 कहाँ है। एडगर बोलता है मुझे सच में नहीं पता, लेकिन अगर कोई है जिसे ये पता हो सकता है तो लॉस एंजलिस जाकर मिस्टर मैराथन से मिलो। इसीलिए सोल्जर बॉय और होमलैंडर सीधे मिस्टर मैराथन से मिलते हैं जो ए ट्रेन से पहले कभी द 7 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब मिस्टर मैराथन एक B ग्रेड एक्टर और ड्रग डीलर बन चुका है। उसकी ड्रग डीलर की टीम में कुछ छोटे मोटे एक्टर लोग काम करते हैं जो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सोल्जर बॉय और होमलैंडर आ जाते हैं। वो मिस्टर मैराथन से पूछते हैं कि तुम V1 के बारे में क्या जानते हो। मैराथन उन्हें मिस्टर वॉर्ड की कुछ पुरानी चीजें दिखाता और फिर बोलता है मेरे पास V1 की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन शायद बॉम्ब साइट इसके बारे में जानता हो। बाद में जब होमलैंडर वहाँ अकेले बैठा होता है तो उस ग्रुप के एक्टर लोग उससे बात करने आते हैं, लेकिन होमलैंडर को उनमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वो मिस्टर मैराथन को
पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हुए सुन लेता है, जिससे वो बुरी तरह भड़क जाता है। लेकिन बिना कुछ किए वो जैसे ही वहां से जाने वाला था, तभी मेल केमिकल नाम का सूप अपनी जहरीली गैस छोड़ता है और होमलैंडर को वहीं बेहोश कर देता है, जिससे सब घबरा जाते हैं। मिस्टर मैराथन तुरंत सोल्जर बॉय को भड़काने लगता है कि होमलैंडर को यहीं मार डालो और फिर तुम अकेले पूरे द सेवन को संभाल सकते हो। सोल्जर बॉय बोलता है कि वो जगह तो मुझे वैसे भी मिल जाएगी, इसे मारने की क्या जरूरत। मिस्टर मैराथन बोलता है लेकिन उन सारे बिजनेस का क्या होगा जो होमलैंडर बंद करना चाहता है, जैसे चर्च, ड्रग्स और सब कुछ। मेल केमिकल भी बीच में भड़काने लगता है कि इसे मार डालो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मगर सोल्जर बॉय बोलता है कि होमलैंडर अजीब जरूर है, लेकिन जो भी है उसके अंदर मेरा ही खून है। इसके बाद सोल्जर बॉय गुस्से में मेल केमिकल को जान से मार देता है। फिर वो ग्रुप के बाकी लोगों को अपने सामने खड़ा कर देता है और जैसे ही मिस्टर मैराथन बिजली की रफ्तार में अपनी पावर से दौड़ता है, रास्ते में खड़े लोग ब्लास्ट होकर मरने लगते हैं क्योंकि वो उसके रास्ते में आ रहे थे। मिस्टर मैराथन देखता है कि उसकी खुद की गलती की वजह से उसके अपने ही दोस्त मर रहे थे, इसीलिए वो गुस्से में सोल्जर बॉय से लड़ने जाता है, लेकिन वो उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। वो दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है कि V1 बॉम्ब साइट के पास है, लेकिन बॉम्ब साइट इस वक्त कहाँ है ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी उससे 5 साल से कोई बात नहीं हुई। तभी वहाँ होश में होमलैंडर आता है और पैर से सीधे मिस्टर मैराथन का सिर कुचल देता है। होमलैंडर पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। सोल्जर बॉय झूठ बोल देता है कि तुम्हारी वजह से इन सब ने एक दूसरे को मार दिया। वो लगे हाथ ये भी बता देता है कि वो फायर क्रैकर के साथ वक्त बिता रहा था, जिसने होमलैंडर के बारे में काफी चुगलियां की थी। बाद में जब फायर क्रैकर अपने कमरे में आती है तो होमलैंडर वहाँ पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि फायर क्रैकर सोल्जर बॉय के साथ सो रही है, बल्कि उसे इस बात से प्रॉब्लम थी कि पीठ पीछे वो उसकी चुगली कर रही थी। वो कमरे में लगी एक फोटो को देखकर गुस्से में पूछता है कि जब तुम मुझे अपना भगवान मानती हो तो यहाँ जीसस की फोटो क्यों लगा रखी है। तुम्हें हमेशा सिर्फ मुझे ही अपना भगवान मानना चाहिए। मैंने तुम पर यकीन किया, लेकिन लगता है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। अब बिना वक्त गवाए यहाँ से तुरंत निकल जाओ। फायर क्रैकर रोने लगती और कहती है मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मैंने आपको अपना सब कुछ दे दिया। वो आगे रोते हुए कहती है मैं बस आपका ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रही थी। अब आप मुझे उस तरह नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और आखिर एक भगवान को भी तो प्यार की जरूरत होती है ना। होमलैंडर उसकी कोई बात नहीं सुनता और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखता है और एक झटके में पास में रखी एक स्टैचू पर उसे दे मारता है, जिससे कि फायर क्रैकर के सिर पर गहरी चोट लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम द लेजेंड को देखते हैं, जो कि अब वॉट मूवी थिएटर में काम कर रहा था। उसका बॉस एक जवान लड़का होता है जो कि द लेजेंड के काम करने के तरीके से काफी परेशान था। तभी द लेजेंड से मिलने के लिए द बॉयज की टीम वहां पहुंच जाती है। द लेजेंड उनसे बात करने के लिए चुपचाप बाहर चला जाता है। मदर्स मिल्क द लेजेंड से पूछता है कि बॉम्ब साइट कहाँ है, मगर द लेजेंड बोलता है कि ये तो उसे भी नहीं पता। मदर्स मिल्क समझाता है कि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो होमलैंडर को V1 मिल जाएगा। द लेजेंड बोलता है उसे तो हमने सालों पहले ही नष्ट कर दिया था, और वैसे भी होमलैंडर को V1 के बारे में किसने बताया। द लेजेंड पहले उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए मदर्स मिल्क उसे धमकाने लगता है। ये देखकर द लेजेंड बोलता है कि तुम तो अब बिल्कुल बिल्ली की भाषा बोलने लगे हो, उसकी तरह मत बनो वरना बर्बाद हो जाओगे। खैर आखिर में द लेजेंड उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ होमलैंडर और सेज खुद से V1 जैसी दवाई बनाने में लगे हुए थे, लेकिन उनका हर एक एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था। तभी डीप उन दोनों के पास आता है और बोलता है कि फायर क्रैकर कहीं दिख नहीं रही, उसके साथ तो आज मेरा इंटरव्यू था। होमलैंडर उसे ठंडे दिमाग से बता देता है कि वो बहुत ही अच्छी जगह चली गई है। डीप तुरंत मांजरा समझ जाता है और डरते हुए पूछता है वैसे हुआ क्या था। होमलैंडर बोलता है जो मुझ पर विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तभी सेज डीप को काम सौंपते हुए बताती है कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने अलास्का में वॉट पेट्रोलियम की पाइपलाइन को ब्लॉक कर दिया है, तो मैं बस वहां जाकर ये देखना है कि पाइपलाइन चलती रहे और मीडिया के सामने आकर झूठ बोलना कि इस पाइपलाइन से मछलियों को कोई दिक्कत नहीं होती। डीप बोलता है वैसे सच कहूँ तो मछलियाँ पाइपलाइन से नफरत करती है। सेज उसे धमकी भरे अंदाज में बोलती है तो फिर क्या मैं तुम्हारी बात होमलैंडर से करवाऊं। डीप डर के मारे वहां से चला जाता है। इसके बाद होमलैंडर सेज से बोलता है कि तुम V1 बनाने के काम में लगी रहो, कभी ना कभी हम सफल जरूर हो जाएंगे। इधर द बॉयज की टीम वायरस रेडी कर लेती है और वो लोग होमलैंडर को हमेशा के लिए मारने का पूरा प्लान सोच चुके थे। मदर्स मिल्क वहां द लेजेंड को लेकर आता है जो बताता है कि बॉम्ब साइट अगर खुद किसी से मिलना नहीं चाहता तो दुनिया में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसकी गर्लफ्रेंड गोल्डन गीशा को अपना जरिया बनाना होगा जो अभी वॉट विलेज में रहती है। ये जगह एक तरह से बूढ़े सूप्स के रहने के लिए बनाया गया रिटायरमेंट होम है। दूसरी तरफ
एशली यहाँ सेज पर बुरी तरह चिल्ला रही थी कि आखिर वो होमलैंडर के साथ बगावत करने के बारे में इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही है, इससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेज हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम सीधे सीधे नहीं मानोगी तो मुझे प्लान भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद वो एशली को वहीं बेहोश कर देती है और उसके सिर के पीछे रहने वाली बैशली से बात करती है। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए होमलैंडर अमर नहीं होना चाहिए। सेज उसे समझाती है कि तुम्हें बस अपनी पावर से सोल्जर बॉय का दिमाग पढ़ना है, मगर बैशली तो एशली की मदद के बिना ठीक से चल भी नहीं पाती। इधर द लेजेंड और किमिको दोनों वॉट विलेज पहुंचते हैं गोल्डन गीशा से मिलने के लिए। गोल्डन गीशा वहां द लेजेंड को देखकर जरा भी खुश नहीं लग रही थी, मगर किमिको वहां की सिचुएशन को संभालने के लिए गोल्डन गीशा के सामने बताने लगती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है और बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बस आपसे बॉम्ब सेट के बारे में कुछ बात करनी है। गोल्डन गीशा उन्हें तुरंत वहां से चले जाने को बोल देती है और कहती है मैंने उसे सालों से नहीं देखा, इसलिए यहाँ से चली जाओ। दोनों को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। किमिको आकर बिली को बताती है कि मैं वहां जबरदस्ती नहीं कर सकती थी, भले ही वो सब बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनके अंदर अभी भी सुपर पावर्स मौजूद है और वैसे भी मैं बूढ़े लोगों पर हमला नहीं करती। ये सुनकर बिली और मदर्स मिल्क खुद गोल्डन गीशा को किडनैप करने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि उसे बचाने के लिए बॉम्ब साइट खुद उनके पास दौड़कर आ जाए। द लेजेंड उन दोनों को टोकता है और बोलता है कि यह किडनैपिंग वाला प्लान ठीक नहीं है, मगर उनकी बातों का बिली पर कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ डीप एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सबसे झूठ बोल देता है कि अलास्का की पाइपलाइन बिल्कुल सेफ है, उसे प्रोटेस्ट करके बंद करवाने की कोई जरूरत नहीं है और मछलियों को इससे कोई खतरा नहीं है। ब्लैक नोआर डीप का ये वीडियो देखकर काफी आग बबूला हो गया था। ह्यूई एनी के साथ वक्त बिता रहा था। ह्यूई उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और वो एनी को भी कुछ नहीं होने देगा। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय गुस्से में सेज पर चिल्लाता है कि मेरा नाम चर्च जाने वाले लोगों की लिस्ट में क्यों लिखा हुआ है। सेज समझाती है कि फायर क्रैकर के साथ जो भी हुआ उसे मीडिया में कवर करने के लिए और छुपाने के लिए हम सबको वहां जाना होगा। वो आगे कहती है कि अगर आप होमलैंडर के साथ मिलकर V1 ढूंढ रहे हैं तो मैं आपका नाम लिस्ट से हटा देती हूँ। सोल्जर बॉय बोलता है कि मुझे V1 का कोई अता पता नहीं है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन सोल्जर बॉय के जाने के बाद वहां छुपी हुई बैशली अपनी पावर से उसका दिमाग पढ़ लेती है और वो सेज को बताती है कि सोल्जर बॉय असल में बॉम्ब साइट नाम के किसी आदमी को ढूंढ रहा है और उसने इस काम में वॉट के क्राइम एनालिटिक्स को भी लगा दिया है। वो ये बात तुम दोनों से छुपा कर रखना चाहता था ताकि वो सीधे होमलैंडर की मदद कर सके और उसका दिल जीत सके। सेज सब समझ आती है और अपनी बॉडी से ट्रैकिंग चिप निकालने की तैयारी करने लगती है क्योंकि उसका फेज 3 शुरू करने का वक्त आ चुका था। इधर द बॉयज की टीम गोल्डन गीशा को किडनैप करने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। गोल्डन गीशा एक सुरक्षा कवच बनाकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर मदर्स मिल्क चालाकी से उसके IV ड्रिप में एक कमजोर करने वाली दवाई इंजेक्ट कर देता है। दवाई के असर से गोल्डन गीशा कमजोर पड़ जाती है और द बॉयज का काम आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर बाहर निकलते हैं उन्हें वहां रिटायरमेंट होम के बूढ़े सूप्स का सामना करना पड़ता है। किमिको उन बूढ़े लोगों से लड़ने से साफ मना कर देती है, लेकिन बिल्ली का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो खुद को रोक नहीं पाता। इसी बीच होमलैंडर और सोल्जर बॉय क्राइम एनालिटिक्स की बताई हुई एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहां कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक लैपटॉप रखा था। जैसे ही वो उस लैपटॉप को खोलते हैं उसमें होमलैंडर और स्टॉर्म फ्रंट के बीच का एक बेहद पुराना और इंटीमेट मोमेंट चलने लगता है। उस वीडियो में स्टॉर्म फ्रंट बहुत ज्यादा कमजोर और लाचार दिख रही थी और ये सब देखकर सोल्जर बॉय भयंकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो स्टॉर्म फ्रंट यानी कि क्लारा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। गुस्से में तमतमाया सोल्जर बॉय सीधे होमलैंडर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। होमलैंडर अपना बचाव करते हुए कहता है मैं बस चाहता था कि वो जिंदा रहे क्योंकि मैं भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना आप करते थे। तभी होमलैंडर का दिमाग ठनकता है और वो समझ जाता है कि ये सब सेज का किया धरा है। वो नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ मिलकर काम करें और वो हम दोनों को अलग करके हमारे साथ माइंड गेम खेल रही है, मगर सोल्जर बॉय उसकी एक नहीं सुनता और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है। होमलैंडर पीछे से चिल्लाता है कि मैं आपके बिना कभी V1 नहीं ढूंढ पाऊंगा। सोल्जर बॉय पलट कर कड़े लहजे में बोलता है कि अच्छा ही है, तुम वैसे भी अमर बनने के लायक नहीं हो। उधर ह्यूई और एनी चुपके से डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहां छानबीन करते हुए एक कमरे के अंदर उन्हें फायर क्रैकर की लाश मिलती है। एनी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत समझ जाते हैं कि यह खौफनाक काम किसी और का नहीं बल्कि होमलैंडर का ही है। इधर बिल्ली बेसमेंट में ले जाकर गोल्डन गीशा के फोन से बॉम्ब साइट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन का एक नंबर भी काम नहीं करता। गोल्डन गीशा तंग आकर बोलती है कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ छुपा है।
अब प्लीज मुझे जाने दो। मगर बिल्ली को अभी भी यही लग रहा था कि गोल्डन गीशा अनजान बनने की झूठी एक्टिंग कर रही है। तभी अचानक उनके सामने सेज आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर बिल्ली, मदर्स मिल्क, फ्रेंची के होश उड़ जाते हैं। सेज मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन अब मैं होमलैंडर के साथ नहीं हूँ। अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मार सकते हो, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि अब मेरा और तुम सबका मकसद बिल्कुल एक ही है। मैं भी होमलैंडर को अमर होने से रोकना चाहती हूँ और उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। मदर्स मिल्क को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं था और कहता है कि तुम तो होमलैंडर की राइट हैंड हो, तुम पर यकीन कैसे करें। सेज बोलती है, मुझे पता है मुझ पर भरोसा करना आसान नहीं, लेकिन इतना जान लो कि तुम लोग जो भी प्लान बनाते हो उसकी खबर मुझे पहले से ही होती है। इसके बावजूद मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो आगे कहती है, मुझे ये भी पता है कि इस वक्त ह्यूई और एनी चर्च की बिल्डिंग में वायरस प्लांट करने के लिए गए हुए हैं। बिली उसे टोकता है कि अगर वायरस फैल गया तो उसकी चपेट में आकर तुम भी मर जाओगी। सेज हंसकर जवाब देती है कि जब बाहर सब मर रहे होंगे तो मैं अपने महफूज बंकर में आराम कर रही होंगी। वो आगे बताती है कि इस बूढ़ी गोल्डन गीशा को सच में नहीं पता कि बॉम्ब साइट कहाँ है, लेकिन मुझे उसका ठिकाना मालूम है, इसीलिए अगर काम पूरा करना है तो मुझ पर भरोसा करो। इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट एशली मीडिया के सामने एक लाइव कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जहां अलास्का की पाइपलाइन लीकेज को लेकर पूरी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ था। एशली बहुत चालाकी से रिपोर्टर्स के सवाल पूछने से पहले ही उनके दिमाग को पढ़ लेती है और धड़ाधड़ उनके जवाब देने लगती है। उधर डीप उस पाइपलाइन को ठीक करने के लिए पानी के अंदर गया हुआ था, लेकिन जहरीले केमिकल की वजह से अब उसकी हालत खुद खराब हो गई थी और उसे सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही थी। वो अपने सामने तड़प तड़प कर मरती हुई मछलियों को देखता है। वो मछलियां मरने से पहले डीप पर ही इल्जाम लगाती हैं कि हमारी इस दर्दनाक हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। बेसमेंट में सेज एक प्लान बनाती है कि अगर हम गोल्डन गीशा को यहीं बांध कर रखेंगे तो बॉम्ब साइट अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद ब खुद यहाँ जरूर आएगा। किमिको को एक बूढ़ी औरत के साथ ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो गोल्डन गीशा के पास जाती और इमोशनल होकर कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो टीवी पर आपका शो बहुत देखती थी। गोल्डन गीशा की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि अगर मेरा बॉम्ब साइट यहाँ आया तो मैं खुद उसे बोल दूंगी कि वो अपना सारा V1 तुम लोगों को सौंप दे। किमिको को समझ आ जाता है कि बॉम्ब साइट ने वो V1 सिर्फ और सिर्फ गोल्डन गीशा के लिए चुराया था, ताकि वो दोनों उस दवा को लेकर हमेशा के लिए अमर हो जाएं और पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिता सकें। लेकिन गोल्डन गीशा ने खुद ही वो V1 लेने से साफ मना कर दिया। फ्रेंची हैरानी से पूछता है, लेकिन आपने अमर होने की दवा क्यों नहीं ली? गोल्डन गीशा इमोशनल होकर समझाती है कि उस दवा को लेकर आखिर क्या फायदा, ऐसी अमरता एक तरह की सजा है। तुम दोनों अभी बहुत जवान हो, इसलिए मेरी बात की गहराई अभी नहीं समझोगे। किमिको धीरे से कहती है, नहीं, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझती हूँ। उनके जाने के बाद फ्रेंची किमिको से पूछता है कि क्या तुझे भी सच में ऐसा ही लगता है? किमिको उदास होकर बोलती है, हाँ, मैंने और एनी ने इस बारे में बात की थी। हमें लगता है कि अगर हम दोनों अमर हो गए तो एक दिन हमें अपनी आंखों के सामने तुम्हें और ह्यूई को बूढ़ा होकर मरते हुए देखना होगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जीकर वैम्पायर नहीं बनना चाहते। एनी और ह्यूई उस जगह स्टेज पर आते हैं जहाँ फायर क्रैकर का फ्यूनरल का प्रोग्राम होना था और होमलैंडर वहाँ स्पीच देने वाला था। ह्यूई स्टेज के पीछे छिपकर वो वायरस प्लांट कर रहा था, लेकिन तभी ओ फादर वहां पहुंच जाता है। वो एनी को देखकर हैरान रह जाता और पूछता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्टारलाइट को कभी अपने चर्च में देखूंगा। स्टारलाइट करारा जवाब देते हुए बोलती है, और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम होमलैंडर की इतनी चाटोगे। एनी उस पुराने समय को याद करती है जब वो ओ फादर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसे अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, क्योंकि वो ईसा मसीह को बहुत ज्यादा मानता था। लेकिन अब वो शायद जीसस को नहीं बल्कि होमलैंडर को अपना भगवान मानता है। ओ फादर अपनी सफाई में बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी में कई बार मुसीबत के वक्त जीसस को पुकारा, लेकिन वहां से कभी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन होमलैंडर उनके सामने साक्षात खड़ा है। एनी कहती है कि ऊपर वाला कभी मतलबी नहीं हो सकता, लेकिन होमलैंडर सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। वो तुम्हें आखिर में बख्श देगा, ये सोचना भी तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ओ फादर कहता है कि फायर क्रैकर ने होमलैंडर पर पूरा भरोसा नहीं किया था, तो उसके साथ जो हुआ वो तो होना ही था, लेकिन मुझे होमलैंडर पर पूरा भरोसा है। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? इसके बाद वो अपनी जादुई आवाज से एनी को जोरदार झटका देकर पीछे गिरा देता है। तभी ह्यूई बाहर आता है और अपने हाथ में वायरस वाला कंटेनर दिखाकर ओ फादर को धमकी देता है कि अगर मैंने इसे खोल दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। ओ फादर हंसकर बोलता है, लेकिन इससे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो मर जाएगी। ह्यूई झूठ बोल देता है कि उसने एनी को पहले ही एंटीडोट दे दिया है। ओ फादर मुस्कुराता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक नोआर यहाँ डीप की बुरी हालत को देखकर उस पर पागलों की तरह हंस रहा था। वो हंसते हुए कहता है कि समंदर में जितनी भी मछलियां थी वो ज्यादातर तड़प कर मर चुकी हैं।
असल में अलास्का की पाइपलाइन को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक नोआर था। वो बस डीप को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि डीप ने उसके प्यारे दोस्त एडम को मार डाला था। वो गुस्से में ब्लैक नोआर का गला घोंट देता है और उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे वहीं बेरहमी से मार देता है। इधर देर रात जब द लेजेंड मूवी थिएटर में अकेले काम कर रहा था तब होमलैंडर उससे मिलने के लिए आ जाता है। द लेजेंड डर के मारे थर थर कांपने लगता है और तुरंत कह देता है कि अगर आपको लगता है कि मैं बिल्ली और उसकी गैंग के साथ काम कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं तो हमेशा से आपकी टीम में हूँ और आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको सब बता दूंगा। होमलैंडर मुस्कुराता और कहता है ये सुनकर अच्छा लगा। उधर सेज इस वक्त द बॉयज के गुप्त ठिकाने में रहकर काफी अच्छा महसूस कर रही थी और खुद को काफी आजाद मान रही थी। जब मदर्स मिल्क उदास होकर बोलता है कि वो इस वायरस पर काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा तो सेज उसे कड़वा सच बताते हुए कहती है कि तुम अपनी मर्जी से काम कर रहे हो या नहीं, इस जंग में खून तो बहेगा ही। तभी जिसका सबको इंतजार था वहाँ अचानक बॉम्ब साइट पहुंच जाता है। वो करीब 100 साल की उम्र का होने के बावजूद अपनी पावर और V1 की वजह से काफी जवान दिख रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड गोल्डन गीशा को कुर्सी से बंधा हुआ देखकर भयंकर गुस्से में आ जाता है। बिली तुरंत गोल्डन गीशा के सिर पर बंदूक तान देता है और बोलता है कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, हम यहाँ बस शांति से बात करने आए हैं। इसी बीच उधर द लेजेंड चालाकी से होमलैंडर को एक पुराने कमरे में ले जाकर कहने लगता है कि ये कभी द बॉयज का अड्डा हुआ करता था, यहाँ तुम्हें कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। पर जब होमलैंडर को वहाँ ढूंढने पर कुछ नहीं मिलता तो वो अंदर से घबराने और चिल्लाने लगता है कि आखिर वो इस तरह कमजोर रहकर भगवान कैसे बनेगा। द लेजेंड उसे शांत करते हुए बड़ी बड़ी बातें समझाने लगता है कि यही तो जिंदगी है, मुझे भी कभी वार्ड से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया था। द लेजेंड होमलैंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तकदीर से लड़ने की कोशिश मत करो वरना वो तुम्हें और पीछे ढकेल देगी। होमलैंडर ये देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। द लेजेंड साफ साफ बोल देता है कि मैं तुमसे क्यों डरूंगा, तुम्हारा तो पूरा दिमाग हिला हुआ है, इसलिए तुम मेरे साथ क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। होमलैंडर चिढ़कर वहां से जाने के लिए बोल देता है और तुरंत वॉट के क्राइम एनालिटिक्स को कॉल करता है। वो ऑर्डर देता है कि मुझे उस वॉट अलर्ट नेकलेस का लाइव लोकेशन चाहिए जो गोल्डन गीशा अपने गले में पहनी हुई है। इधर ठिकाने पर मदर्स मिल्क सीधे बॉम्ब साइड से डील करता है और कहता है कि तुम वो V1 हमें दे दो और तुम चुपचाप गोल्डन गीशा को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बॉम्ब साइड साफ मना कर देता है। तभी गोल्डन गीशा अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि हम उस दवा के बिना भी हमेशा साथ रह सकते हैं, देखो इतने साल हमारे ऐसे ही निकल गए। बॉम्ब साइड पूछता है अगर मैंने तुम्हें वो सौंप दिया तो तुम लोग उसका क्या करोगे। फ्रेंची कहता है हम उस V1 को हमेशा के लिए मिटा देंगे। गोल्डन गीशा ने बिल्कुल सही कहा, ये अमरता एक तरह का श्राप है। तभी सेज की तेज नजरें बॉम्ब साइट की पॉकेट पर पड़ती है जहाँ V1 रखा हुआ था। बॉम्ब साइट V1 देना नहीं चाहता और उनसे लड़ने लगता है। बिली अपने खतरनाक टेंटाकल से उसे जकड़ लेता है पर बॉम्ब साइट अपनी ताकत से बिली को उठाकर दूर फेंक देता है और गोल्डन गीशा को आजाद कर लेता है। किमिको जैसे ही सामने से हमला करने आती है, गोल्डन गीशा अपनी जादुई ढाल से किमिको को बॉम्ब साइट के जानलेवा हमले से बचा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ किसी बेकसूर को चोट पहुंचे। तभी अचानक कमरे की दीवार को तोड़कर वहाँ सोल्जर बॉय पहुंच जाता है और बॉम्ब साइट से सीधे भिड़ जाता है। असल में उसे वहाँ पर बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेज ही थी। मदर्स मिल्क गुस्से में सेज पर चिल्लाता है मगर सेज उसे रोकती है और समझाती है कि ये दोनों पिछले 80 सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इन दोनों को आपस में लड़कर खत्म होने दो। इसके बाद बॉम्ब साइट और सोल्जर बॉय के बीच खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जब सोल्जर बॉय उसे जान से मारने ही वाला होता है तभी अचानक बॉम्ब साइट सोल्जर बॉय को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और छत फाड़कर आसमान में उड़ जाता है। फिर दोनों बाहर आकर लड़ाई करते हैं। सोल्जर बॉय उसे जमीन पर पटक देता है। बॉम्ब साइट हाँफते हुए कहता है कि मैं तुझे वो V1 कभी नहीं देने वाला। सोल्जर बॉय उसे कड़वा सच समझाता है कि जब गोल्डन गीशा वो दवा लेने को तैयार ही नहीं है तो वो तेरे साथ हमेशा के लिए टिकेगी भी नहीं, क्योंकि वैसे भी तू किसी के साथ टिकता कहाँ है। बॉम्ब साइट असल में सोल्जर बॉय से बहुत नफरत करता था क्योंकि पुरानी यादों के हिसाब से सोल्जर बॉय सबका चहीता था और सब उसके आगे पीछे घूमते थे। वो गुस्से में पूछता है तुम तो क्लारा यानी कि स्टॉर्म फ्रंट से सच्चा प्यार करते थे, तुम उसे वापस पाने के लिए इस दुनिया से लड़ नहीं लेते। सोल्जर बॉय इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस कहता है कि मैं बदले में अपनी पावर से तेरी ये अमरता छीन सकता हूँ और तो गोल्डन गीशा के साथ अपनी बची हुई नॉर्मल जिंदगी सुकून से बिता सकता है, बस बदले में मुझे वो V1 चाहिए। बॉम्ब साइट अपनी हार मानकर वो V1 चुपचाप सोल्जर बॉय के हवाले कर देता है। सोल्जर बॉय तुरंत अपनी विनाशकारी चेस्ट ब्लास्ट पावर का इस्तेमाल करता है और बॉम्ब साइट से
उसकी अमरता हमेशा के लिए छीन लेता है। अमरता छीनते ही बॉम्बसाइड के शरीर से घाव से तेजी से खून निकलने लगता है, जो कि उसने बरसों से कभी नहीं देखा। द बॉयज की टीम भागते हुए वहां पर पहुंचती है, लेकिन तभी वहां उड़ते हुए होमलैंडर भी सोल्जर बॉय के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सोल्जर बॉय जैसे ही उस V1 को हमेशा के लिए नष्ट करने वाला था, होमलैंडर तुरंत उसे रोक देता है। सोल्जर बॉय इमोशनल होकर होमलैंडर से बोलता है कि क्लारा मुझे हमेशा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मानती थी, लेकिन वो बिल्कुल गलत थी, क्योंकि तब तक वो तुमसे नहीं मिली थी। इतना कहकर वो खुशी खुशी वो V1 अपने बेटे होमलैंडर के हाथ में सौंप देता है। सेज दूर खड़ी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका बनाया हुआ पूरा प्लान यहाँ उल्टा पड़ चुका था। सोल्जर बॉय कहता है, मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लारा भी आज जिंदा होती तो वो यही करती। होमलैंडर बिना एक पल गवाए तुरंत उस V1 को सीधे अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। दवा के अंदर जाते ही उसके पावर्स कंट्रोल से बाहर हो जाती और वो अपनी आंखों से भयंकर लेजर लाइट निकालते हुए आसमान की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। ओह फादर अपने चर्च के लिए एक नया म्यूजिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होमलैंडर से मिलने के लिए आते हैं। होमलैंडर उन्हें साफ साफ बता देता है कि अब उन दोनों को मिलकर एक काम करना होगा। उन्हें पूरे अमेरिका में ये घोषित करना होगा कि यहाँ सिर्फ एक ही धर्म रहेगा और उस धर्म का भगवान खुद होमलैंडर होगा। होमलैंडर आदेश देता है कि जहाँ जहाँ स्टारलाइट के सपोर्टर्स अभी भी छुपे हुए हैं वहां पर तुरंत सैनिक तैनात कर दो। वो प्रेसिडेंट से ये भी बोलता है कि अब से एबॉर्शन को पूरी तरह गैर कानूनी बना दो और ब्रेस्ट फीडिंग मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दो, क्योंकि बच्चों को सिर्फ माँ का असली दूध चाहिए, कोई नकली दूध नहीं। इसके साथ ही वो बादाम के दूध को हमेशा के लिए बैन करने को बोलता है। डर के मारे कांपते हुए प्रेसिडेंट बोलता है, आपके आइडियाज तो सच में कमाल के हैं, मैं कांग्रेस को इस बारे में जरूर बताऊंगा। होमलैंडर चिढ़कर बोलता है, कांग्रेस को भी हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्रेसिडेंट घबराकर बोलते हैं, पर ये सब करने की पावर मेरे पास नहीं है। होमलैंडर तब एशली से बोलता है कि जरा प्रेसिडेंट के दिमाग को पढ़ो और मुझे बताओ कि ये मेरा सच्चा भक्त है या नहीं। होमलैंडर गुस्से में एशली के नकली बाल को हटा देता है। एशली सीधे प्रेसिडेंट के दिमाग को देखती है और सच बता देती है कि प्रेसिडेंट आपको मन ही मन एक नंबर का सनकी समझता है और आपसे बहुत ज्यादा डरता है। ये सुनते ही होमलैंडर गुस्से में प्रेसिडेंट का सिर कुचल कर उसे वहीं मार देता है, जिसे देखकर एशली एकदम पूरी तरह डर जाती है। दूसरी तरफ मदर्स मिल्क और एनी से मिलने के लिए मर्री और जॉर्डन पहुंचते हैं। मर्री में अब इतनी गजब की ताकत है कि वो जरूरत पड़ने पर होमलैंडर को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। वो दोनों काफी समय से ओ फादर पर नजर रख रही थी और उन्हें पूरा शक था कि वो स्टूडियो के अंदर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि वो आजकल हमेशा स्टूडियो में ही घुसा रहता है। ना तो वॉट टावर जाता है और ना ही चर्च। यहाँ तक इस स्टूडियो की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सुनने के बाद एनी उन दोनों से अचानक बोलती है कि तुम दोनों का काम यही खत्म होता है, तुम दोनों अपने बाकी दोस्तों को लेकर यहाँ से दूर भाग जाओ। ये सुनकर मरी और जॉर्डन भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों ने ही तो हमें इस जंग में शामिल करने को कहा था और अब जब वक्त आया है तो हमें भागने के लिए बोल रहे हो। मरी गुस्से में एनी से बोलती है कि मैंने आपका वो पुराना वीडियो देखा था जब आप पहली बार अवार्ड के लिए चुनी गई थी और आपकी वो मूवी भी देखी थी। आप उस वक्त अच्छी बातें करती थी, तो क्या उस समय बोला गया वो सब सिर्फ तालियां बटोरने के लिए एक नाटक था? एनी उदास होकर कहती है, उस समय मैं दुनियादारी से अनजान और थोड़ी बेवकूफ थी। मरी और जॉर्डन वहां से चली जाती हैं। इधर जब ह्यूई की नींद खुलती है तो वो किमिको के चिल्लाने की आवाज सुनता है। असल में बिल्ली और बाकी लोगों ने मिलकर किमिको को एक हाई रेडिएशन वाले कमरे में बंद कर दिया था, जिसके अंदर वो दर्द से चिल्ला रही थी। आखिर में जब रेडिएशन बंद होता है तो किमिको बोलती है कि वो ठीक है। ह्यूई ये सब देखकर घबरा जाता है, मगर बिल्ली उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो कहता है कि सोल्जर बॉय को ये पावर सिर्फ सीधे कंपाउंड वी से नहीं मिली, बल्कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा इसीलिए है क्योंकि सालों पहले रशियंस ने उसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब फोड़ दिया था और उसी भारी रेडिएशन के वजह से उसके पास इतनी असीमित ताकत है। बिली कहता है कि वही सेम एक्सपेरिमेंट अब हम किमिको पर कर रहे हैं और अगर वो इस रेडिएशन को झेलकर सोल्जर बॉय जितनी ताकतवर हो गई तो किमिको अकेले ही होमलैंडर को निपटा देगी। ह्यूई और बाकी सबको अपने लिए परेशान देखकर किमिको खुद बोलती है कि यह खतरनाक फैसला मेरा ही था, वरना हमारे पास होमलैंडर को रोकने का और कोई रास्ता है ही नहीं। तभी एनी आकर वहां सबको बताती है कि ओ फादर स्टूडियो में कुछ बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी कर रहा है। बिली कहता है कि वो खुद अकेले वहां जाकर पता
लगाएगा कि आखिर उसका प्लान है क्या। ह्यूई निराश होकर खड़ा रहता है और बोलता है कि हम ये जंग पहले ही हार चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बिल्ली इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उधर डीप यहाँ ब्लैक नोयर को बेरहमी से मारने को लेकर होमलैंडर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, लेकिन होमलैंडर एकदम शांत और ठंडे तरीके से बोल देता है कोई बात नहीं, वैसे भी अब द सेवन को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। डीप ये सुनकर रोने लगता और भीख मांगने लगता है कि मेरे पास द सेवन के अलावा जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, मुझे मत निकालो। होमलैंडर उसे डांटते हुए बोलता है कि अब ये अपना रोना धोना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ द बॉयज की टीम चुपके से वॉट स्टूडियो पहुंच जाती है। फ्रेंची वहां सेज से अकेले मिलने के लिए जाता है। वो उससे कीमिको पर हो रहे इस खतरनाक रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जानकारी और सलाह मांगता है। फ्रेंची इमोशनल होकर कहता है कि मैं इस वक्त जो भी कर रहा हूँ क्या वो सही है, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं कीमिको से बहुत प्यार करता हूँ। सेज चिढ़कर बोलती है कि मुझे प्यार शब्द से सख्त नफरत है, इसने मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा सिर्फ धोखा ही दिया है। फ्रेंची उसे समझाता है कि होमलैंडर हम सबका कॉमन दुश्मन है, तुम कम से कम हमारे लिए ना सही अपने खुद के लिए तो इस जंग में लड़ो और मेरी मदद करो। लेकिन सब कुछ बिखरता हुआ देखकर लगता है अब सेज भी अंदर से पूरी तरह हार मान चुकी है। यहाँ स्टूडियो के अंदर बिली चुपके से ओ फादर को देखता है जो वहाँ पागलों की तरह डांस कर रहा था। उसके बाद ओ फादर साइनेप्स नाम के एक सूप से मिलता है जो कि अपने दिमागी ताकत से दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि वो दूसरों को मरवा भी सकता है। तभी अचानक उन दोनों के सामने साइनेप्स आ जाता है और उसकी पावर्स की वजह से वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ डीप समंदर किनारे बैठा हुआ था। तभी पानी से एक मछली बाहर आता है और उसे धमकाते हुए बोलता है कि हम सब मिलकर तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, तूने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। एक मछली के मुंह से ये सब सुनकर डीप वहीं बैठकर बच्चों की तरह बहुत ज्यादा रोने लगता है। इधर एशली और उसके अंदर की पावर बैशली में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि एशली ने नए प्रेसिडेंट को मरवा दिया। बैशली उसे डांटते हुए समझाने लगती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, तुम असल में एक बुरी इंसान नहीं हो। क्या ये सब घटिया काम करके तुम्हें रात में चैन की नींद आएगी? क्या तुम अपनी घबराहट में बाल नोचना कम नहीं करना चाहती? गुस्से में बैशली साफ बोल देती है कि अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। एशली अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि वो भी बैशली से परेशान हो चुकी थी। उधर स्टूडियो में मदर्स मिल्क और एनी एक साथ ओह फादर और साइनेप्स को देख लेते हैं। मदर्स मिल्क वहाँ स्मोकिंग करने लगता है और वो एनी को भी स्मोकिंग करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि इस वक्त कुछ ज्यादा मत सोचो, अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशंस रखो वरना साइनेप्स हमें पकड़ लेगा। तभी ओ फादर कुछ खास लोगों को वीआईपी एक्सपीरियंस के लिए एक सीक्रेट कमरे के अंदर बुलाता है क्योंकि वो उन्हें एक खास प्रोमो वीडियो दिखाने वाला था। मदर्स मिल्क और एनी चुपके से अंदर देख रहे थे। वो देखते हैं कि वहाँ अंदर कुछ ऐसे खतरनाक सूप्स खड़े हैं जो एल्मायरा जेल में अपनी सजा काट चुके हैं। उस प्रोमो वीडियो में दिखाया जाता है कि खुद भगवान जीसस जमीन पर होमलैंडर से मिलने के लिए आते हैं और उसे अपना पवित्र ताज उसके सिर पर पहनाकर दुनिया की सारी जिम्मेदारियां खुशी खुशी होमलैंडर को सौंप देते हैं। बाद में होमलैंडर अपने पिता सोल्जर बॉय को अपने नाम पर बसाया हुआ एक पूरा शहर दिखाता है जिसका नाम होगा होमलैंड। सोल्जर बॉय उसे देखकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और कहता है कि वो यहाँ से सीधे बोगोटा जा रहा है थोड़े मजे करने के लिए और शायद अब वहीं जाकर बस जाए। होमलैंडर उसे रोकने के लिए बहुत सारे भावुक पैंतरे अपनाता है तो सोल्जर बॉय उसे कड़वा सच बताते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ क्लारा के वजह से रुका हुआ था क्योंकि वो भी यही चाहती, वरना तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों सच में बाप बेटे की तरह एक साथ रह सकते हैं? तुम कोई फरिश्ते नहीं हो। होमलैंडर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक भगवान हूँ। सोल्जर बॉय उस पर तरस खाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ आज जो भी पागलपन हो रहा है ये सब मेरी ही गलती है। जैसे वो वहां से मुड़कर जाने लगता है होमलैंडर का गुस्सा बेकाबू हो जाता और पीछे से झपट्टा मारकर सोल्जर बॉय का गला दबा देता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। इधर बेसमेंट में ह्यूई और बिली दोनों हथकड़ियों से बंधे हुए थे जिसे वो चाह कर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। ह्यूई हंसते हुए मायूसी से बोलता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हम ये जंग बुरी तरह हार चुके हैं, तुम फालतू में ये सब कोशिशों में लगे हुए हो। बिली बोलता है कि मैं ये जंग हर हाल में जीतूंगा, भले ही इसके लिए हम सबकी मौत ही क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ कीमिको पर वो दर्दनाक रेडिएशन वाला टॉर्चर एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा था। फ्रेंची कीमिको को हिम्मत देते हुए बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ एक नॉर्मल फैमिली स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मुझे भी तुमसे 3 बच्चे चाहिए, हमारा अच्छा समय जरूर आएगा। लेकिन तभी अचानक रेडिएशन की वजह से कीमिको के शरीर को कुछ होने लगता है और वो तड़पने लगती है। उधर सेज इन सब चीजों से बेफिक्र होकर टीवी पर लव आइलैंड प्रोग्राम देखने में बिजी थी। वो फ्रेंची का बनाया हुआ खाना भी कचरे में फेंक देती है। फ्रेंची गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है कि हमें इस वक्त तेरी मदद की सख्त जरूरत है और तू यहाँ बैठकर ये फालतू शो देख रही है और आंसू बहा रही है। फ्रेंची हार मानकर वहीं बैठ जाता और बोलता है मैं खुद भी बहुत लव आइलैंड देखा करता था। वो सेज से बोलता है कि अगर तुझे प्यार का मतलब समझ नहीं आता
आता तो कोई बात नहीं, प्यार कोई समझने की चीज है ही नहीं। क्या तेरी पूरी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो तुझसे बहुत प्यार करता था? सेज उदास होकर अपनी स्वर्गीय माँ की फोटो की तरफ देखती है। फ्रेंची रोते हुए उसके सामने भीख मांगता है कि मैं कीमिको से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं तड़प कर मर जाऊंगा। सेज का दिल पिघल जाता है और वो रोते हुए उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन वो काम शुरू करने से पहले अपने लिए वाइब्रेटर रेडी करती है क्योंकि उसे अपना दिमाग थोड़ा सा फ्रेश करना था। इसी बीच चालाक साइनैप्स अपनी पावर से ह्यूई की आवाज बदलकर फोन पर एनी से बात करता है और उसे झूठ बोलकर उनसे उनका सही लोकेशन जान लेता है। उधर कमरे में ओ फादर लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद उनसे पूछता है क्या वो लोग सच में अब होमलैंडर को अपना असली भगवान मानते हैं। सभी लोग अंधभक्ति में खुश होकर अपना अपना हाथ उठा देते हैं। इसके बाद ओ फादर के हाथ में एक सीक्रेट लिस्ट दी जाती है और वो सभी से कहता है कि अब मैं जिसका भी नाम लूंगा वो चुपचाप यहाँ से बाहर जा सकते हैं और बाकी बचे हुए लोग यहाँ शांति से बैठे रहेंगे। एनी बाहर से ये सब होता हुआ देखकर मदर्स मिल्क से कहती है जब ये लोग खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते और आंखें मूंद कर बैठे हैं तो हम अपनी जान अपनी जोखिम में डालकर क्यों बचाएं। मदर्स मिल्क उसे समझाते हुए अपनी जिंदगी की एक पुरानी कहानी बताता है। वो कहता है कि जब सोल्जर बॉय ने मेरे दादाजी को बेरहमी से मार डाला था तब सब लोग मेरा ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि इसने अपने दादाजी की मौत का बदला लेने के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। फिर एक बार मैंने एक घायल कबूतर की जान बचाई थी और उसी दिन से मार्विन मिल्क का नाम बदलकर सब मुझे मदर्स मिल्क बुलाने लगे थे। लोग मजाक में ही सही मुझे इस नाम से बुलाते थे, लेकिन जब वो कबूतर सच में पूरी तरह ठीक होकर आसमान में उड़ने लगा तब जाकर उन मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। वो एनी को समझाते हुए आखिर में कहता है कि इस पागलपन से भरी दुनिया के लिए लड़ना कोई बेवकूफी नहीं बल्कि ये बहुत मुश्किल काम है और दूसरों की जान बचाना ही मेरा असली पहचान है और तुम्हारी भी। तभी वो लोग देखते हैं कि शेलाइन कमरे में आती है और अपने साथ कुछ अजीब हरकतें करने लगती है जो कि काफी अजीब था। तभी डॉग नॉट कमरे में आता है और पूछता है कि तुम स्टारलाइट को ढूंढ क्यों नहीं रही हो। तभी उसे वहां भी अजीब स्मेल मिलती है और फिर वो दोनों वहां पर अजीब हरकतें करने लगते हैं। इधर होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को फिर से उसी पॉड के अंदर बंद करके रखा था। तभी ओ फादर फोन करके होमलैंडर को बताता है कि प्रोमो का रिएक्शन काफी अच्छा आया और हमने बिली और ह्यूई को पकड़ लिया है और बाकी लोगों को ढूंढ रहे हैं। होमलैंडर बोलता है कि उन दोनों से सेज का पता लगाओ। वो ये भी पूछता है कि कितने लोगों ने सच में माना कि मैं उनका भगवान हूँ। ओ फादर बताता है 30 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों ने माना है। वो आगे कहता है कि मैं बाकी लोगों को मना सकता हूँ, लेकिन होमलैंडर दूसरा रास्ता अपनाने को बोलता है और फोन काट देता है। दूसरी तरफ डीप अपने मैनेजर से बात कर रहा था, तभी अचानक पानी में उसे एक आदमी डूबता हुआ दिखाई देता है। एक लड़का रोते हुए बोलता है प्लीज मेरे पापा को बचाओ। मैनेजर बोलती है यही तो मौका है, इस मौके को हाथ से मत छोड़ो, अपनी इमेज अच्छी कर लो। मगर डीप बिना उनकी मदद किए वहां से चला जाता है क्योंकि उसके लिए पानी में जाना खतरा था। इधर कैद में साइनैप्स ह्यूई और बिली से मिलता है और बोलता है कि तुम दोनों के दिमाग में इतना ज्यादा दुख भरा है कि मेरा यहाँ रहने का मन भी नहीं कर रहा। फिर वो अचानक अपनी पावर से जो केस्लर का रूप में बदल जाता है जो कभी बिली के साथ फौज में हुआ करता था। ह्यूई हैरान होकर पूछता है कि ये कौन है, तो जो बताता है कि बिली और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर जो अपनी कहानियों से ह्यूई को भड़काने लगता है कि बिली कितना बड़ा जानवर है, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी नहीं छोड़ता और वो ह्यूई से कहता है खुद को इस बिली से हमेशा बचा कर रखना। बिली के दिमाग में घुसकर साइनैप्स ये पता लगा लेता है कि सेज इस वक्त ईरी के एक बंद पड़े स्कूल में है जहाँ फ्रेंची और कीमिको भी छुपे हुए हैं। उधर ओ फादर अपने वीआईपी गेस्ट से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या आप सबके अंदर अभी भी थोड़ा सा शक है कि आप होमलैंडर को अपना सच्चा भगवान नहीं मानते। ओ फादर कड़े लहजे में बोलता है कि नई दुनिया में शक की कोई जगह नहीं है। फिर वो कमरे से बाहर चला जाता है जिससे सारे गेस्ट बुरी तरह डर जाते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है डॉग नॉट और शेलाइन एक एक करके कमरे में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारने लगते हैं क्योंकि जो होमलैंडर को अपना भगवान नहीं मानता उसे मरना होगा। लेकिन तभी एनी सभी मासूमों को बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो सीधे डॉग नॉट से भिड़ जाती और लड़ने लगती है जबकि मदर्स मिल्क वहां शेलाइन पर गोलियां चलाता है। फिर सब लोग उस कमरे से बाहर भागते हैं। मदर्स मिल्क एक चूहा उठाकर शेलाइन की तरफ फेंकता है और वो उसे खाने लगती है। शेलाइन का दिमाग भटकता है तो वो उसे वहीं मार डालता है। इधर एनी भी अपनी पावर से डॉग नॉट को मार गिराती है। इसके बाद सब लोग वहां से जान बचाकर भाग निकलते हैं। इधर बेसमेंट में साइनैप्स जो बना हुआ था ह्यूई को मारने ही वाला था, मगर ह्यूई चालाकी से साइनैप्स को अपने दिमाग में कैद अपने भाई की मौत की खौफनाक झलक दिखाने लगता है। ये खौफनाक मंजर देखते ही साइनैप्स अंदर से पूरी तरह हिल जाता है और उसका दिमाग भटक जाता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है बिली अपनी खतरनाक टेंटेकल से हमला करके साइनैप्स को वहीं मार डालता है। ह्यूई तुरंत फ्रेंची को फोन लगाता है। दूसरी तरफ बचाए गए सारे गेस्ट एनी को उसकी जान
जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद एनी तुरंत मर्री और जॉर्डन की मदद लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। उधर स्कूल में सेज उस रेडिएशन एक्सपेरिमेंट में फ्रेंची की मदद कर रही थी। जैसे ही एक्सपेरिमेंट शुरू होता है किमिको दर्द के मारे बुरी तरह तड़पने लगती है, मगर तभी उनके डिवाइस में किसी का आना डिटेक्ट होता है। सेज तुरंत समझ जाती है कि होमलैंडर यहाँ आ चुका है। अब उनके पास भागने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फ्रेंची तुरंत किमिको और सेज को एक जिंक की अलमारी के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि होमलैंडर अपनी एक्सरे विजन से जिंक के आर पार नहीं देख सकता। अब तभी होमलैंडर वहां धमक पड़ता है। फ्रेंची भी अपनी जान बचाने के लिए एक कोने में छिप जाता है। होमलैंडर की नजर उस जिंक वाली अलमारी पर पड़ती है और फिर वो अचानक छिपे हुए फ्रेंची के सामने आ जाता है। वो गुस्से में पूछता है कि बाकी लोग कहाँ है और सेज कहाँ छुपी हुई है। होमलैंडर उस रेडिएशन वाले रूम में अंदर आ जाता है, लेकिन वहां फैले भारी रेडिएशन की वजह से होमलैंडर और फ्रेंची दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। मगर आखिर में अपनी सुपर पावर्स की बदौलत सिर्फ होमलैंडर ही उस कमरे से सही सलामत बाहर निकल पाता है और वो वहां से चला जाता है। होमलैंडर के जाते ही किमिको घबराते हुए अलमारी से बाहर निकलती है और वो फ्रेंची को फर्श पर बुरी तरह घायल और तड़पता हुआ देखती है। वो रोते हुए कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मुझे अलमारी में बंद करके मेरी जान बचा ली। फ्रेंची कमजोर आवाज में बोलता है, सच तो ये है कि तूने मुझे इस नफरत भरी दुनिया में बचाया है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार किस करते हैं और तभी फ्रेंची वहीं अपनी दम तोड़ देता है और मर जाता है। ठीक उसी समय बिली और ह्यूई भी भागते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि फ्रेंची को बचाने में वो बहुत देर हो गए। द बॉयज की पूरी टीम अपने जिगरी दोस्त फ्रेंची को दफना देती है। फ्रेंची की मौत के बाद किमिको पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी और उदास बैठी थी। तभी माहौल हल्का करने के लिए ह्यूई सबके सामने फ्रेंची का लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगता है। उस लेटर में फ्रेंची ने मजाकिया अंदाज में कबूल किया था कि उसने बाथरूम में एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था और उसने सबका सब कुछ देख लिया। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आगे फ्रेंची ने लिखा था कि वो अपनी इस टीम को ही अपना असली परिवार मानता है। अब ईस्टर का त्योहार आने वाला था, जिस दिन होमलैंडर पूरे दुनिया को अपने हिसाब से बदलने का बड़ा प्लान बना रहा था। रायन इस वक्त अपने एक सीक्रेट ठिकाने पर छुपा हुआ था और उससे मिलने के लिए खुद होमलैंडर वहां पहुंचता है। पिछली मुलाकात में हुए झगड़े की वजह से रायन अभी भी होमलैंडर से बहुत ज्यादा गुस्से में था। होमलैंडर उसे देखकर समझाने लगता है कि तुम्हें इस टूटे फूटे तबेले में सोने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ वॉट टावर चलो, वहाँ का एक पूरा आलीशान फ्लोर तुम्हारा होगा। रायन साफ मना कर देता और कहता है कि मुझे तुम्हारे आस पास भी नहीं रहना। अब सोल्जर बॉय को हमेशा के लिए खोने के बाद होमलैंडर अकेला पड़ चुका था, इसलिए वो रायन को अपने पाले में करने के लिए पट्टी पढ़ाने लगता है और उसे अपने साथ जुड़ने को बोलता है। लेकिन रायन अच्छी तरह जानता था कि होमलैंडर अंदर से कैसा घटिया इंसान है। वो उसे दुत्कारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम इस वक्त पूरी दुनिया से बिल्कुल अकेले हो चुके हो, इसलिए गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आए हो, लेकिन यकीन मानो तुम आगे भी और अकेले पड़ जाओगे। खुद को बार बार भगवान बोलने से कोई सच में भगवान नहीं बन जाता। दूसरी तरफ किमिको अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी और हर समय बस अकेली शांत बैठी रहती है। वो इस बात से भी दुखी थी कि अभी भी उसका रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुआ था और उससे पहले ही फ्रेंची हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। इधर मदर्स मिल्क उन सभी वीआईपी गेस्ट से मिलने के लिए जाता है जिन्हें उन लोगों ने स्टूडियो से सही सलामत बचाया था। उनमें से एक औरत डरते हुए पूछती है कि हम लोग इस नरक से कब और कैसे सुरक्षित बाहर जाएंगे। तभी एनी वहां मर्री और एमा से बोलती है कि तुम लोग जिस बहादुरी से काम कर रहे हो बस वैसे ही करते रहो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन सभी बचे हुए मासूम लोगों को अपने साथ सुरक्षित बॉर्डर पार करके कनाडा ले जाओ। मरी हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम इस खतरनाक सुसाइड मिशन में अकेले होमलैंडर से लड़ने जाओगी? तब एनी मायूस होकर उसे पुराने दिन को याद करती है जब वो पहली बार द 7 टीम में आई थी। वो बताती है कि उस वक्त वो अपनी सबसे पसंदीदा सुपर हीरो क्वीन मेव से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि अपने फेवरेट सुपर हीरो से असल जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहिए। क्वीन मेव इतने सालों में अंदर से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट और खोखली हो चुकी थी। एनी बोलती है कि उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जो हाल क्वीन मेव का हुआ वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन किस्मत देखो मेरे साथ भी वही हुआ और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकली हूँ। वो मर्री से कहती है कि तुम कभी भी मेरी जैसी मत बनना। मर्री मुस्कुराकर बोलती है, हाँ तुम्हें अपने फेवरेट सुपर हीरो से मिलकर शायद मायूसी हुई होगी, लेकिन मुझे तुम्हें अपना सुपर हीरो मानकर जरा भी मायूसी नहीं हुई। इसके बाद जेन वी की टीम उन सभी वीआईपी गेस्ट को अपनी सुरक्षा में लेकर कनाडा के लिए निकल पड़ती है। उधर एशली यहाँ ओ फादर को उसके जन्मदिन की विश करती है और उसे एक बेहद अजीब सा खिलौना गिफ्ट करती है जो एक सेक्स टॉय था।
बाद में बात करते हुए ओ फादर बताता है कि मैंने ईस्टर के दिन के लिए एक बहुत ही बड़ी स्पीच तैयार की है, जिससे मैं पूरे दुनिया के सामने ये साबित कर दूंगा कि होमलैंडर ही हमारा असली भगवान है। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में अभी भी इतने सारे लोग बचे हैं जो होमलैंडर के खिलाफ हैं। चालाक एशली ओ फादर को अपने लिए एक ड्रिंक लाने के बहाने भेज देती है और फिर अकेले में अपनी पावर बैशली के साथ मिलकर सोचने लगती है कि क्या हम किसी तरह ओ फादर को भड़काकर होमलैंडर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ठिकाने पर सेज जब देखती है कि किमिको पूरी तरह टूटी हुई और अकेली बैठी है तो वो जानबूझकर उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसके पास जाती है। वो किमिको को भड़काते हुए जहरीले लहजे में बोलती है कि तुम तो हमेशा फ्रेंची का इस्तेमाल करते आई हो, तुम्हें जैसे ही लगता कि वो तुम्हारी पकड़ से दूर जा रहा है या किसी और लड़की के आसपास जा रहा है, तुम नाटक करके उसके और करीब चली जाती थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि वो पागल तुम्हारे प्यार में अपनी जान भी दे सकता है और तुम्हारी इसी खुदगर्जी की वजह से आज वो मारा गया, तुमने ही उसे मारा है। फ्रेंची के लिए ये सब कड़वी बातें सुनकर किमिको को अंदर से काफी गुस्सा आता है। गुस्से से बेकाबू होते ही अचानक किमिको के शरीर से बिल्कुल सोल्जर बॉय जैसा एक भयंकर रेडिएशन वाली पावर का ब्लास्ट निकलता है, जिसके जोरदार झटके से सेज दूर जाकर गिर जाती है। बिली तुरंत दौड़कर किमिको को शांत करता है। वो किमिको से कहता है कि हम तो बस तुम्हें भड़काकर तुम्हारी सोई हुई पावर्स को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक सेज को एहसास होता है कि उसे जो कुछ भी जुबानी याद रहती थी अब वो उन सारी चीजों को पूरी तरह भूल चुकी है। उसके दिमाग में जो हर वक्त दुनिया भर की उलझने और शोर रहता था वो अब पूरी तरह शांत हो चुका है। इसका मतलब ये था कि किमिको के उस ब्लास्ट की वजह से सेज के अंदर का कंपाउंड वी खत्म हो गया और वो अब सूप नहीं रही बल्कि एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। इस शांति के लिए वो उल्टा किमिको को थैंक यू बोलती है। अब ये साफ हो चुका था कि किमिको के अंदर भारी मात्रा में रेडिएशन आ चुका है, जिसका मतलब था कि फ्रेंची का वो अधूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो गया था। अब द बॉयज की टीम को पक्का पता चल चुका है कि ईस्टर के दिन होमलैंडर सीधे व्हाइट हाउस आने वाला है। वो लोग बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर बिना पकड़े कैसे घुसा जाए। बिली सलाह देता है कि हमें व्हाइट हाउस के नीचे बनी टनल्स के जरिए अंदर जाना होगा। मदर्स मिल्क कहता है कि मगर वहां होमलैंडर की भारी सिक्योरिटी तैनात होगी। फिर भी द बॉयज की पूरी टीम इस आखिरी आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। ये सब सुनकर सेज हंसते हुए बोलती है कि भाइयों, तुम्हारा ये सुरंग वाला प्लान एक नंबर का बकवास है। होमलैंडर तुम सबको वहां ढूंढ कर कुत्ते की मौत मारेगा और वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे पास अब जितना भी नॉर्मल समय बचा है मैं उसे फालतू की जंग में बर्बाद करने के बजाय हैरी पॉटर वर्ल्ड घूमने के लिए जा रही हूँ। फिर वो अपना बैग उठाकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। यहाँ व्हाइट हाउस के अंदर ओ फादर एक बहुत ही रईस आदमी के साथ मीटिंग कर रहा था जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी था और चर्च बनाने में उनकी काफी मदद कर सकता था। तभी होमलैंडर आ धमकता है और गुस्से में पूछता है क्या ये अमीर आदमी सच में मुझ पर विश्वास करता है या ये भी बाकी लोगों की तरह बस मुझसे डरता है। ओ फादर माहौल को संभालते हुए बोलता है कि हमें इस लाइव प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहिए, मगर होमलैंडर साफ मना कर देता है। ओ फादर फिर समझाता है कि अगर बिल्ली और उसकी टीम के जीतने का थोड़ा सा भी चांस है तो हमें उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ डीप आता है और वो बीच में कूदकर अपनी फालतू आइडिया बताने लगता है कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। होमलैंडर को उसकी बकवास पर इतना भयंकर गुस्सा आता है कि वो उस अमीर आदमी को पकड़कर सीधे हवा में उड़ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अकेले नीचे आता है और गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मुझे अपनी मदद के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद होमलैंडर डीप की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि तुझसे घटिया और नीच इंसान मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं पहले दिन से ही तुझसे सख्त नफरत करता हूँ। मैं तुझे कब का जान से मार देता, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता था कि तू हर पल ये महसूस करे कि तू कितना बड़ा निकम्मा और लूजर है। होमलैंडर जाने से पहले ओ फादर को सख्त ऑर्डर देता है कि मेरा लाइव प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस जगह पर मौजूद जो भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं रखते उन सबको चुन चुन कर हमेशा के लिए खत्म कर देना। अब लाइव प्रोग्राम स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा बचा था। इधर द बॉयज की पूरी टीम भारी हथियार लेकर इस आखिरी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी। ह्यूई इमोशनल होकर किमिको को समझाता है कि फ्रेंची ने हमेशा तुम्हारे अंदर की उस छुपी हुई अच्छाई और रोशनी को देखा था और उसकी इसी बात की वजह से हम सब आज तुम पर इतना पक्का यकीन कर पाए हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के एक कमरे में एशली अपनी पावर बैशली को रो रो कर गुहार लगा रही थी कि प्लीज मुझसे एक बार बात करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। इसके ठीक बाद होमलैंडर अपना लाइव प्रोग्राम शुरू करता है और टीवी पर आकर सभी देशवासियों को हैप्पी ईस्टर विश करता है। एक बड़े हॉल में बहुत सारे आम लोगों को एक साथ बिठाकर यह लाइव वीडियो दिखाया जा रहा था और वार्ड के गार्ड्स उन पर पैनी नजर रखे थे कि कौन होमलैंडर को अपना भगवान मानकर खुश हो रहा है और कौन नहीं। इधर द बॉयज की टीम व्हाइट हाउस की सीक्रेट सुरंग तक पहुंच चुकी थी। तभी अंदर कंट्रोल रूम में एशली को खबर दी जाती है कि बिल्डिंग पर कभी भी हमला हो सकता है क्योंकि कुछ लोग सुरंग के रास्ते अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ओ फादर तुरंत समझ जाता है कि ये जरूर
दूर बिल्ली और उसकी पूरी टीम होगी। वो अपने गार्ड से कहता है कि चिंता मत करो, हम सब पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही टीम सुरंग में आगे बढ़ती है तभी अचानक दुश्मनों की तरफ से सुरंग में एक बहुत ही अजीब और कान फाड़ने वाली तीखी आवाज चलाई जाती है, जिससे कि वो सभी लोग कमजोर होने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर गार्ड्स उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। एशली भागते हुए उस सुरंग के रास्ते में घुस जाती है और चालाकी से एक गुप्त दरवाजा खोलकर द बॉयज की टीम को अंदर खींच लेती है और उनकी जान बचा लेती है। वो तुरंत उन्हें बता देती है कि होमलैंडर इस वक्त किस कमरे में मौजूद है, लेकिन वो डर के मारे उनके साथ आगे जाने से मना कर देती है। एशली उन्हें सही रास्ता दिखाकर वहां से हटने लगती है। अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई अच्छा काम करके उसे अंदर से काफी खुशी महसूस होती है। तभी आखिरकार बैशली भी खुश होकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि आज मुझे तुम पर वाकई काफी प्राउड फील हुआ है। इसके बाद बिल्ली और उसकी टीम जब आगे बढ़कर एक कमरे में जाती है तो वो वहां डीप को अकेले बैठकर पागलों की तरह रोते हुए देखते हैं। डीप जैसे ही सामने स्टारलाइट को देखता है वो गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाने लगता है कि मैं आज तुझे जान से मार दूंगा और जब मैं तेरी लाश लेकर जाऊंगा होमलैंडर के पास तो वो फिर से मुझ पर भरोसा करने लगेगा। एनी बाकी टीम से बोलती है कि तुम सब बिना वक्त गवाए जाकर अपना काम पूरा करो, इसे तो मैं खुद देखती हूँ। और वो तुरंत अपनी पावर से डीप को पकड़कर हवा में उड़ जाती है। तभी वहाँ ओ फादर आ जाता है और वो हमला करने की पोजीशन में आकर अपनी कड़क आवाज में बोलता है कि मुझे यहाँ सिर्फ बिल्ली और किमी को चाहिए, बाकी लोग यहाँ से जा सकते हो। ह्यूई तुरंत चालाकी दिखाता है और पूरे कमरे में स्मोक बम फेंक कर धुआं फैला देता है। फिर वो धुएं के गुब्बार में बिल्ली की आवाज की हूबहू नकल करते हुए मदर्स मिल्क के साथ कमरे से निकल जाता है। ओ फादर को लगता है कि वही असल में बिल्ली है, इसलिए वो भी कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि असली बिल्ली तो अभी भी टीम के साथ ही अंदर धुएं में छुपा हुआ था। दूसरी तरफ हवा में एनी और डीप के बीच लड़ाई हो रही थी। एनी डीप को लड़ने से रोकती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी ये डरी हुई आंखें सब सच बता रही है। वो होमलैंडर तुम्हें कुत्ते के बराबर भी इज्जत नहीं देता, लेकिन तुमने फिर भी उसे अपना बाप बना रखा है। डीप रोते हुए चिल्लाने लगता है कि जब से तुम इस टीम में आई हो तब से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया। एनी उसे डांटते हुए बोलती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारा जो कुछ भी आज खत्म हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की गलतियां और घटिया हरकतों की वजह से हुआ है। जिंदगी में कम से कम एक बार तो अच्छा काम करो ताकि अपना सिर उठाकर चल सको। उधर ओ फादर तेजी से ह्यूई के पीछे आ रहा था और गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि बिल्ली कहाँ है। जैसे ही वो ह्यूई को मारने के लिए अपने मुंह से जादुई आवाज निकालने वाला था, पीछे से मदर्स मिल्क दौड़कर बिना पल गवाए वही एशली का दिया हुआ सेक्स टॉय ओ फादर के मुंह में ठूंस देता है, जिस वजह से ओ फादर का सिर अंदरूनी प्रेशर से जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ होमलैंडर अपनी लाइव स्पीच देते देते अचानक बीच में ही रुक जाता है। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि वो चाहे खुद को जितना भी बड़ा भगवान समझ ले, इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग बाकी हैं जो उसे कभी अपना भगवान नहीं मानेंगे और उस पर यकीन नहीं करेंगे। वो कैमरे के सामने खौफनाक चेहरा बनाकर बोलता है कि मैं ऐसे सभी गद्दारों को इस देश के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दूंगा और उन सबको तड़पा तड़पा कर एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा जो मुझे नहीं मानते। वो ये सब कुछ टीवी पर लाइव बोल रहा था, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के लोग दहशत और खौफ से कांपने लगते हैं। मगर तभी उस लाइव प्रोग्राम वाले दीवार को तोड़ते हुए बिली अंदर घुस आता है। होमलैंडर उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे फ्रेंची के मरने का काफी अफसोस है, पर दुख की बात यह है कि उसके जाने के बाद भी तुम्हारा वो रेडिएशन वाला एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए अधूरा रह गया। बिली खौफनाक तरीके से मुस्कुराता है और कड़क आवाज में बोलता है कि ये तो तुम्हें अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। तभी कमरे के अंदर सोल्जर बॉय की तरह भयंकर रेडिएशन की ताकत से चमकती हुई किमी को एंट्री मारती है। इसके ठीक बाद उस लाइव कैमरा के सामने ही होमलैंडर, बिली और किमिको के बीच व्हाइट हाउस के अंदर ही एक महाविनाशकारी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कि पूरी दुनिया के लोग अपने अपने टीवी स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। दूसरी तरफ डीप अभी भी एनी को पीट रहा था, लेकिन तभी एनी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और डीप को उठाकर सीधे नीचे उस पानी में फेंक देती है जहां जाने से वो हमेशा डरता था, क्योंकि समंदर की सारी मछलियां उसके सख्त खिलाफ हो चुकी थी। डीप के पानी में गिरते ही समंदर के सारे जानवर अपना पुराना बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। उधर व्हाइट हाउस में किमी को जैसी अपनी जादुई रेडिएशन पावर से होमलैंडर को पूरी तरह डिसेबल करने वाली थी, होमलैंडर अपनी आंखों की लेजर से उस पर हमला कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बिली झपट कर उसे रोक लेता है। दोनों के बीच फिर से भयंकर हाथापाई शुरू होती है। होमलैंडर एक बार फिर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर इस बार रायन सामने आकर होमलैंडर का रास्ता रोक देता है। अब एक और खौफनाक लड़ाई शुरू होती है। बिली और रायन दोनों मिलकर होमलैंडर को काफी बेरहमी से पीटने लगते हैं। किमी को फिर से अपनी पावर ब्लास्ट करने का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदरूनी दर्द की वजह से वो कर नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसके सामने
सामने मरे हुए फ्रेंची का चेहरा दिखाई देता है, जो प्यार से मुस्कुराते हुए उसे हिम्मत देता और कहता है कि तेरी असली पावर तेरे दिल में है। ये सुनते ही किमिको के अंदर एक नया जोश आ जाता है। उधर रायन और बिली दोनों मिलकर होमलैंडर को पकड़कर आगे की तरफ झुका देते हैं। ठीक इसी मौके पर किमिको अपने अंदर से एक बहुत ही भयंकर और विनाशकारी रेडिएशन पावर का ब्लास्ट बाहर निकालती है। उस धमाके के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। थोड़ी समय के बाद होमलैंडर को होश आता है तो वो गुस्से में बिली पर लेजर फेंकने की कोशिश करता है, मगर अब उसके शरीर की कोई भी पावर काम नहीं कर रही थी। उसने हवा में उड़ने की भी कोशिश की पर वो उड़ भी नहीं पा रहा था। होमलैंडर बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि किमिको के उस ब्लास्ट ने उसके शरीर से कंपाउंड वी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था और अब उसकी बैंड बच चुकी थी क्योंकि वो अब एक कमजोर आम इंसान बन चुका था। बिली ये देखकर मुस्कुराता है और फिर होमलैंडर को लात घूंसों से बहुत बेरहमी से मारता है। वो उसे पीट पीट कर अपने प्यारे दोस्त फ्रेंची की मौत का एक एक बदला लेता है। ये सब कुछ टीवी पर सब लोग लाइव देख रहे थे। बुरी तरह खून से लथपथ और घायल होकर होमलैंडर पहली बार जिंदगी में गिड़गिड़ाने लगता है और भीख मांगता है कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, ये पूरी वॉट कंपनी तुम रख लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। होमलैंडर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी भगवान जैसी पावर्स हमेशा के लिए चली गई। वो चिल्लाता है कि मैं होमलैंडर हूँ। बिली उसे कहता है नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद बिली अपना आखिरी वार करता है। वो जमीन पर पड़ा एक लोहे का रॉड उठाता है और पूरी ताकत से होमलैंडर के माथे के बीचों बीच घुसा देता है। इस तरह वो अपनी मरी हुई पत्नी बेका की मौत का भी बदला ले लेता है। फिर वो रॉड को जोर से खींचकर होमलैंडर के माथे को बीच से फाड़ देता है। इस तरह होमलैंडर का खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। द बॉयज की टीम भागते हुए वहां पहुंचती है और देखती है कि सब सही सलामत है। आखिर में होश आने पर रायन भी अपने बाप होमलैंडर को मरा हुआ देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ रायन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो टीवी न्यूज चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यही खबर छाई हुई थी क्योंकि ये सब कुछ कैमरे पर लाइव रिकॉर्ड हो गया था। जो होमलैंडर कल तक दावा कर रहा था कि वो इस दुनिया का असली भगवान है, आज उसे एक आम इंसान की तरह मार दिया गया था। इस बड़े कांड के बाद वाइस प्रेसिडेंट एशली को भी उसके पद से हमेशा के लिए हटा दिया गया। यहाँ शाम के समय द बॉयज की पूरी टीम एक सुरक्षित जगह पर बैठकर इस बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। किमिको भी वहाँ पहली बार शांत होकर स्मोकिंग करने लगती है। मदर्स मिल्क उसे कहता है कि काश फ्रेंची आज तुझे इस तरह खुश और आजाद देख पाता। किमिको मुस्कुराकर कहती है कि उसने मुझे देख लिया। तभी बिली वहां रोते हुए रायन को संभालने के लिए आता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि तुमने आज जो कुछ भी किया वो सही किया। अब हम यहाँ से किसी बहुत ही अच्छी जगह चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम्हारी मॉम भी यही चाहती। लेकिन रायन गुस्से में उसका हाथ झटक देता और बोलता है कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने होमलैंडर का साथ नहीं चुना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ अपने आप को चुना है और मुझे तुम्हारे साथ किसी भी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करनी। ये बोलकर रायन हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। अब बिली की फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका कुत्ता टेरर बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही बिली अपने कमरे में आता है वो देखता है कि बूढ़ा टेरर भी अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए मर चुका है। वो चुपचाप अपनी अलमारी से उस जानलेवा वायरस को बाहर निकालता है। शायद वो अब इस पूरी सूप प्रजाति को खत्म करने के लिए उसे हवा में फैलाने के बारे में सोच रहा था। उधर स्टैन एडगर अब जेल से छूटकर दोबारा वॉट की कंपनी का सीईओ बन चुका था और मीडिया के सामने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इधर ह्यूई भागते हुए बिली के कमरे में आता है। वो देखता है कि बिली का कुत्ता टेरर अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे काफी बुरा लगता है और पास ही टेबल पर उस खतरनाक वायरस वाला कंटेनर बिल्कुल खाली है। ये देखते ही ह्यूई के होश उड़ जाते हैं और वो घबरा जाता है। वो तुरंत बिली को रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। वो सीधे वॉट टावर के उसी मीटिंग रूम में पहुंचता है जहां द सेवन के सारे सूप्स बैठकर मीटिंग किया करते थे। बिली उसे देखकर बोलता है कि उसने उस वायरस को पूरी बिल्डिंग के पानी वाले स्प्रिंकलर टैंक में डाल दिया है, जो कि असल में कभी फ्रेंची का ही आइडिया था। अब बस बिली को अपने हाथ में पकड़ा हुआ ट्रिगर दबाना था जिससे वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता। ह्यूई उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो ये जंग पहले ही जीत चुके हैं, होमलैंडर मर चुका है। बिली समझाता है कि वो तो बस एक छोटी सी जंग थी। ये वॉट कंपनी जब तक जिंदा रहेगी नए नए सूप्स आते रहेंगे और कल को इन्हीं सूप बच्चों में से कोई एक बड़ा होकर अगला होमलैंडर बनेगा और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इसलिए इस धरती को बचाने के लिए इन सभी सूप्स को एक साथ मरना ही होगा। ह्यूई बिली से कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे दिल के अंदर अभी भी थोड़ी सी इंसानियत बची है। ह्यूई उसे रोकने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता और बोलता है कि मैं तुम्हें ये ट्रिगर कभी दबाने नहीं दूंगा। लेकिन बिली पलक झपकते ही उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और ह्यूई को जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटने लगता है। लेकिन तभी ह्यूई के चेहरे में बिली को अपने छोटे भाई लेनी की शक्ल दिखाई देने लगती है। ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर ह्यूई जमीन पर से पड़ी बंदूक उठाता है और बिना सोचे समझे सीधे बिली की छाती में गोली मार देता है। गोली चलते ही ट्रिगर बिली के हाथों से दूर गिर जाती है। ह्यूई
पूरी तरह घबरा जाता और रोते हुए माफी मांगता है कि मैं तुम पर गोली नहीं चलाना चाहता था, मैं अभी एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। लेकिन बिली अपने घाव को पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने ही तुझे अपने ऊपर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुझे इस गंदगी से भरी दुनिया में जबरदस्ती खींचा। लेकिन मुझे खुशी है कि इस नरक में रहने के बाद भी तेरे अंदर की इंसानियत कभी नहीं मरी। बिली मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि तू तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई लेनी की परछाई है। और ये कहते ही बिली हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है और मर जाता है। कुछ दिनों बाद बिली के अंतिम संस्कार में ह्यूई भरी आंखों से उसकी याद में एक प्यारी स्पीच देता है। वो कहता है कि बिली अपनी जिंदगी में चाहे जैसा भी था, लेकिन वो जाते जाते इस दुनिया को हम सब के लिए रहने लायक एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित जगह बनाकर चला गया। आखिर में किमिको भी रोते हुए टीम के सभी लोगों को बाय बोलकर और अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए हमेशा वहां से चली जाती है। अब सभी दोस्तों का एक दूसरे को अलविदा कहने का समय आ चुका था, मगर दूसरी तरफ ये ह्यूई और एनी की खूबसूरत लव स्टोरी की एक नई शुरुआत थी। इधर मदर्स मिल्क आगे चलकर रायन को अडॉप्ट कर लेता है और अपनी पुरानी पत्नी मोनिक के साथ शादी कर लेता है। कुछ महीनों बाद एक दिन ह्यूई के फोन पर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बॉब सिंगर का कॉल आता है। प्रेसिडेंट उसे बधाई देते हुए बोलते हैं कि ह्यूई, ये पूरा देश तुम्हारी टीम का हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेकिन अब समस्या ये है कि वॉट कंपनी के नए सूप फिर से अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, इसलिए हम सरकार की तरफ से ब्यूरो ऑफ सूप अफेयर्स को फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा ईमानदार आदमी चाहिए जो इस पूरे डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से चला सके। तो क्या तुम ये काम संभालोगे? तुम सीधे मुझे रिपोर्ट करोगे? ह्यूई मुस्कुराता है और मना कर देता है। कहता है कि सर, इस बेहतरीन ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, लेकिन मैंने अब अपनी लाइफ में खुद का नया स्टार्टअप शुरू किया है। अब आगे सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूई अपनी पत्नी एनी के साथ एक छोटा सा ऑडियो विजुअल स्टोर चलाता है, जहां वो दोनों काफी खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि एनी अब प्रेग्नेंट भी है। तभी अचानक उनके दुकान के रेडियो पर किसी शहर में एक बड़ी परेशानी की खबर मिलती है। एनी, जिसके अंदर अभी भी उसकी पुरानी सुपर पावर्स बची हुई थी, वो उस समस्या को ठीक करने के लिए तुरंत अपनी जैकेट पहनकर तैयार हो जाती है। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे का नाम रॉबिन रखने का फैसला करते हैं, जो कि असल में ह्यूई की पहली गर्लफ्रेंड का नाम था, जो सीजन 1 में मर गई थी। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एनी मुस्कुराते हुए हवा में उड़ जाती है। और इसी के साथ द बॉयज सीजन 5 यहीं पर एंड होती है और उसके साथ साथ द बॉयज का भी यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।